अच्छा, जब सबसे पहला टॉपिक है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। यहाँ पर इसने एक्सप्लेन किया है कि अर्ली प्रेजेंटेशन जो है हिस्टोरिकली प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो था वो कैरेक्टराइज हुआ था कि बोन्स, स्टोन्स, एब्डोमिनल ग्रोन्स, साइकेट्रिक ओवरटोन्स। तो ये इसलिए था क्योंकि मोस्ट सिवियर केसेस में ही ये डायग्नोज होता था। बोन्स एक्चुअली सिवियर बोन इश्यूज़ इसमें होते हैं। ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका इसमें कॉमन है जो बोन की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। इसमें हमें साल्ट एंड पेपर इरोजन्स मिलती हैं स्कल की, ठीक है, और ब्राउन ट्यूमर्स मिलते हैं लॉन्ग बोन्स में, ठीक है। दूसरा, स्टोन्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में ओवर 80% लोगों को किडनी स्टोन्स थे। इसी तरह न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में इनका न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन सिग्निफिकेंट है और मसल वीकनेस भी इसमें टिपिकल होती है। अच्छा, तो अब जो मॉडर्न डायग्नोसिस है कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेटेड सीरम कैल्शियम ऑटो एनालाइजर एंड पैराथायरॉयड हार्मोन जो रेडियो इम्यून अस्से आ गए हैं इन द 1970s, उससे अब अर्लियर डायग्नोसिस हो जाती है। अब जो है मोस्ट पेशेंट्स आइडेंटिफाई इंसिडेंटली होते हैं ड्यूरिंग द रूटीन ब्लड टेस्ट, और वो वैसे ऑफन होते एसिम्टोमेटिक है, लेकिन ब्लड टेस्ट में पता लग जाता है कि इनको हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है। अब ये जो शिफ्ट है इसने ट्रीटमेंट को एक की एरिया ऑफ डिबेट बना दिया है, ठीक है, नीड ऑफ ट्रीटमेंट को। तो सबसे पहले इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और एपिडेमियोलॉजी देखें। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो है इसमें डिफाइन हुआ है हाई ब्लड कैल्शियम, यानी इसमें हाइपर कैल्सीमिया होती है, और एलिवेटेड या इनअप्रोप्रिएटली नॉर्मल लेवल ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन होंगे। हार्मोन इनअप्रोप्रिएटली नॉर्मल लेवल पे होता है या फिर एलिवेटेड होगा, लेकिन पर्सन को हाइपर कैल्सीमिया होगा। अब इस डिज़ीज़ की प्रिवेलेंस कितनी है? 0.2 से 0.5% पॉपुलेशन में, विथ अबाउट 1 लाख न्यू केसेस हर साल यूएस में हो रहे हैं। ये मोस्ट कॉमन है इन द 5th या 6th डिकेड ऑफ लाइफ। 50 से 60 साल की उम्र में ये डिजीज़ होती है। फीमेल प्रीडोमिनेंस ज़्यादा है, 3:1 फीमेल टू मेल रेशो। मोस्ट इसके केसेस स्पोरेटिक हैं, लेकिन कुछ पार्ट में जेनेटिक सिंड्रोम्स जैसे मेन मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 1 या 2A के साथ भी ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है। अब सिम्टम्स इसमें वाइल बहुत से पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन कुछ को वैग नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स जैसे फटीग होना, मसल वीकनेस, डिप्रेशन या माइल्ड मेमोरी इम्पेयरमेंट भी हो सकती है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में जो की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो होती है किडनी स्टोन सबसे पहले, नेफ्रोलिथियासिस, ये स्टिल मोस्ट कॉमन इसमें क्लिनिकल साइन होता है सिम्टोमेटिक हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के वाले पेशेंट्स में। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म 15 से 20% पेशेंट्स में। 40% को हाई कैल्शियम लेवल्स होंगे उनके यूरिन में, यानी हाइपर कैल्सी यूरिया भी होगा किडनी स्टोन्स के साथ, वही कैल्शियम स्टोन्स ही हैं तभी। दूसरा इसमें होता है ऑस्टियोपोरोसिस। अब पोस्ट मेनोपॉजल वुमन है, वो डेक्सा के बाद डायग्नोज होती है। डेक्सा स्कैन उसने करवाया, उसमें पता चला कि बोन लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, ऑस्टियोपीनिया है या ऑस्टियोपोरोसिस है, पार्टिकुलरली इन द कॉर्टिकल बोन ऑफ द डिस्टल रेडियस, ठीक है, रेडियस की, डिस्टल रेडियस की कॉर्टिकल बोन में ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया है। तो फिर जो है उसका जब करवाया जाता है पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल, फिर डायग्नोस होता है, ठीक है। तो डेक्सा पोस्ट मेनोपॉजल स्पेशली डेक्सा के बाद डायग्नोस होता है। ये इसलिए क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन एक कैटाबॉलिक है, बोन डिस्ट्रॉइंग है कॉर्टिकल साइड्स पे भी, और एनाबॉलिक है यानी बोन बिल्डिंग है एट द कैंशलस साइड्स जैसे लंबर स्पाइन में एनाबॉलिक है। अब अदर कंडीशंस में देखें, वाइल रेयर इन द माइल्डर केसेस पैनक्रियाटाइटिस भी लोगों को इसमें हो सकता है। अदर कंडीशन जैसे हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, ये भी इस प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के साथ मिले हैं, ठीक है, फाउंड हुए कंजक्शन में। अब इसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब हम करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, वो यूजुअली हमें नॉर्मल मिलता है क्लासिक, लेकिन एक रेयर फाइंडिंग होती है इसमें बैंड केरेटोपैथी। बैंड केरेटोपैथी एक्चुअली ना कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो कॉर्निया में डिपॉजिट हो जाता है। क्या चीज़? कैल्शियम फॉस्फेट। यहाँ पे देखें फिगर में हमें बैंड केरेटोपैथी इन्होंने दिखाई है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट एक्चुअली डिपॉजिट हो गया कॉर्निया में। तो ये जो है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में मिलता है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारा क्या बनता है? हमने इस प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को बाकी कॉजेज़ ऑफ हाइपर कैल्सीमिया से लाजमी रूल आउट करना, डिस्टिंग्विश करना होता है। तो इसमें एक टेबल भी बना हुआ है जिसमें 56.1 में जिसमें कॉजेज़ ऑफ हाइपर कैल्सीमिया है सारे। तो टेबल से पहले थोड़ा सा मैं बताऊं कि मेलिग्नेंसी देखें, अगर इसने कहा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सक्लूड द प्रेजेंस ऑफ वाइड स्प्रेड मेलिग्नेंसी इन विच द पेशेंट्स टिपिकली हैव अदर सिम्टम
यानी वाइड स्प्रेड अगर किसी को पूरी बॉडी में कैंसर फैल गया है तो ये कॉमन कॉज है एक हाइपर कैल्सीमिया का, इसमें भी हमें हाइपर कैल्सीमिया मिलता है, लेकिन पेशेंट को इसमें बाकी सिम्टम्स नहीं होते। एन एक्सेप्शन इज़ मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा में जो हाइपर कैल्सीमिया होता है ना, वो ही उसका प्रेजेंटिंग सिम्टम हो सकता है, वो एक एक्सेप्शन है मेलिग्नेंसी में। बाकी जो मेलिग्नेंसीज हैं उनमें हमें हाइपर कैल्सीमिया मिलता है, बाकी मल्टीपल माइलोमा में हाइपर कैल्सीमिया ही प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है। प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म को डिस्टिंग्विश करने में मॉडर्न जो इम्यूनो रेडियोमेट्रिक और इम्यूनो केमिल्यूमिनोमेट्रिक असे है पैराथायरॉयड हार्मोन के लिए, ये भी वेरी हेल्पफुल है। वो हाइपर कैल्सीमिया जो मेलिग्नेंसी की वजह से हो तो उसमें पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल हमें ऑब्वियसली कम मिलेंगे, सप्रेस्ड मिलेंगे, क्योंकि ग्लैंड वगैरह सही है, मसला मेलिग्नेंसी का है। जबकि प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में उसमें लेकिन हमें पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल एलिवेटेड मिलेंगे, तो हम इम्यूनो केमिल्यूमिनोमेट्रिक असे या इम्यूनो रेडियोमेट्रिक असे के ज़रिए भी डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये टेबल है, इसमें हाइपर कैल्सीमिया के कॉजेज़ हैं सारे। सबसे पहले देखिए एंडोक्राइन कॉज, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो हम पढ़ रहे हैं, मोस्ट कॉमन कॉज हाइपर कैल्सीमिया का आउट पेशेंट में। पैराथायरॉयड ग्लैंड खुद ओवर एक्टिव हो गया है, बहुत ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन बन रहा है, वो कैल्शियम को बोन से रिलीज़ करवा रहा है, किडनी से ज़्यादा एब्जॉर्ब करवा रहा है और ब्लड में बढ़ा रहा है कैल्शियम को, एक ये वजह हाइपर कैल्सीमिया की। दूसरा थायरोटॉक्सिकोसिस जिसको हम हाइपर थायरोडिज्म कहते हैं, तो उसमें भी बोन का क्योंकि टर्नओवर ज़्यादा होता है तो कैल्शियम ज़्यादा मिलेगा। फियोक्रोमोसाइटोमा एड्रीनल ग्लैंड का रेयर ट्यूमर है, कैटेकोलामिन ज़्यादा बनेंगे। कभी कभार ये भी मैन सिंड्रोम के साथ भी क्योंकि एसोसिएटेड है तो इसलिए हमें हाइपर कैल्सीमिया मिल सकता है। अब रीनल फेलियर में कब होता है हाइपर कैल्सीमिया? सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ये हम पढ़ेंगे, अलग टॉपिक है। ये कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होता है एक्चुअली क्रोनिक किडनी डिजीज़ में, क्योंकि किडनी फेल हो रही है तो विटामिन डी एक्टिवेट नहीं कर पा रही या फॉस्फोरस को सही से एक्सक्रीट नहीं कर पा रही, तो उसमें लो ब्लड कैल्शियम होगा, हाई फॉस्फोरस होगा। तो क्या होता है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड फिर ओवर वर्क करेंगे और ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन बनाएंगे ताकि वो लो कैल्शियम को करेक्ट करें, और उसमें फिर हमें परसिस्टेंटली एलिवेटेड पैराथायरॉयड हार्मोन मिलता है, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, किडनी क्योंकि फेल हो रही है, विटामिन डी वगैरह नहीं बन रहा, तो वो पैराथायरॉयड ज़्यादा काम करके पैराथायरॉयड ज़्यादा बनेगा, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा। टर्शियरी में लेकिन क्या होता है, रीनल में यही आता है टर्शियरी भी, ये प्रोग्रेशन ही होती है सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की। ठीक है, वही कन्वर्ट होता है एक्चुअली लॉन्ग पीरियड ऑफ क्रोनिक स्टिमुलेशन के बाद जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ना, वो वही खुद ऑटोनोमस हो जाता है, यानी अब उसको नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म की ज़रूरत ही नहीं है, उसको वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, खुद ही ऑटोनोमस हो गया है। यानी अब ये बहुत सारा पैराथायरॉयड हार्मोन खुद बनाना शुरू करेगा और हाइपर कैल्सीमिया करवाएगा। इवन अगर पेशेंट अब ट्रांसप्लांट भी करवा लेता है, किडनी ट्रांसप्लांट, फिर भी अब ये ऑटोनोमस हो गया है तो पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा बनाएगा, उसको कहते हैं टर्शियरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, मेलिग्नेंट डिजीज़ भी हमें हाइपर कैल्सीमिया करवा सकती है। जैसे मेलिग्नेंट में आपने याद रखना है स्केलेटल मेटास्टेटिक डिजीज़, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये बोन्स में जाते हैं ना, तो ये ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करेंगे, कैल्शियम को रिलीज़ करेंगे ब्लड में। मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, ये भी साइटोकाइंस ऐसे बनाते हैं जो बोन रिजॉर्प्शन को स्टिमुलेट करेंगे। सॉलिड ट्यूमर्स पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड मेडिएटेड, बहुत से सॉलिड ट्यूमर जैसे लंग की, किडनी, हेड एंड नेक, ईसोफेगस, ये एक प्रोटीन बनाते हैं, उस प्रोटीन को हम कहते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड। ये पेप्टाइड ना पैराथायरॉयड हार्मोन के एक्शन को मिमिक करती है, तो उससे हाइपर कैल्सीमिया होता है। ठीक है, अदर कॉजेज़ में देखें न्यूट्रिशनल में अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा उसने विटामिन डी इंजेक्शन कर लिए, जिस तरह आजकल वो उसके इंजेक्शंस भी मिलते हैं विटामिन डी के, अगर ज़्यादा डोज ले लिया तो उसमें कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से ज़्यादा होगी, हाइपर कैल्सीमिया होगा। विटामिन ए इंटॉक्सिकेशन भी बोन की रिजॉर्प्शन को बढ़ाती है, कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा कर देगी। मिल्क अल्कली सिंड्रोम क्या होता है, जब बहुत सारा कैल्शियम लिया जाए मिल्क में, या अब्जॉर्बेबल अल्कली जैसे एंटासिड्स होते हैं, डाइजेक्स वगैरह मेडिसिन होती हैं, तो उसमें ज़्यादा लेने से प्रोलॉन्ग पीरियड से मिल्क अल्कली सिंड्रोम होता है, हाइपर कैल्सीमिया होता है। एल्यूमिनियम इंटॉक्सिकेशन, हाई लेवल एल्यूमिनियम भी बोन मेटाबॉलिज्म को डिसरप्ट करेगा, हाइपर कैल्सीमिया होगा। ग्रेनुलोमेटस में आपने याद रखना है सार्कोइडोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, ग्रेनुलोमा बनते हैं वेरियस टिश्यू में, ये एंजाइम ऐसा बनाएंगे जो विटामिन डी को एक्टिवेट करेगा और कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, हाइपर कैल्सीमिया करवाएगा। इनहेरिटेड कौन सी डिजीज़ है जिसमें हाइपर कैल्सीमिया होता है? यूरिक हाइपर कैल्सीमिया,
ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें कैल्शियम सेंसिंग जो रिसेप्टर्स हैं हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड और किडनी के, वो फॉल्टी होते हैं, वो नॉर्मल कैल्शियम लेवल को लो की तरह मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, होगा नॉर्मल, तो उसके नतीजे में इनएप्रोप्रिएट पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट होगा और हाइपर कैल्सीमिया होगा। ठीक है। इसी तरह इमोबिलाइजेशन, क्यों, काफ़ी टाइम से अगर पेशेंट इमोबिलाइज्ड है, कास्ट है या बेड रेस्ट पे है, तो उसमें बोन का ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है, कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा मिलता है। पैगेट डिजीज़ क्रोनिक बोन डिसऑर्डर है जिसमें प्रोसेस ऑफ बोन रीमॉडलिंग जो है डिसरप्ट हो जाता है, लेकिन ये हाइपर कैल्सीमिया का ऐसा खास कॉज नहीं है, यही है कि इसमें पेशेंट इमोबिलाइज्ड होता है। लास्ट है ड्रग रिलेटेड, लिथियम बाइपोलर डिसऑर्डर में दी जाती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड को अफेक्ट करती है, रिस्पॉन्स टू कैल्शियम लेवल एंड लीडिंग टू इंक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीशन एंड माइल्ड हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, ये भी करवाएगी क्योंकि ये पैराथायरॉयड ग्लैंड को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, दैट्स इट। तो ये डिफरेंट कॉजेज हमने हाइपर कैल्सीमिया के देखे। अब जो है देख लेते हैं हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस की प्रेजेंटेशन और मैनेजमेंट। यहाँ पर इसमें हाइपर कैल्सीमिया कॉमन है, लेकिन सीवियर फॉर्म उसको हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस, इसको अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। अब इसकी प्रिवेलेंस है 0.5% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन और अप टू 5% जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हैं उनमें ये होता है। मोस्ट जो केसेस हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, कोई सिम्टम नहीं होता, विथ माइल्ड टू मॉडरेट उसमें कैल्शियम एलिवेशन होती है, यानी लेस देन 3.5 मिलीमोल पर लीटर माइल्ड टू मॉडरेट कैल्शियम इनका एलिवेट होता है ज़्यादातर लोगों में, और उनको हम ट्रीट करते हैं बाय एड्रेसिंग दी अंडरलाइंग कॉज। ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया का जो अंडरलाइंग कॉज निकला है, जो हमने अभी सारे डिस्कस किए। डेफिनेशन क्या है, हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल कैल्शियम लेवल ग्रेटर देन 3.5 मिलीमोल पर लीटर एंड अ पेशेंट प्रेजेंटिंग विद द सिम्टम्स। सिम्टम्स अब क्या है, 3.5 से ज़्यादा हो क्या टोटल कैल्शियम, अब सिम्टम्स हो, सिम्टम्स जो है वो वेरी करते हैं, लेकिन ऑफन उसमें आता है अक्यूट कन्फ्यूजन होगी, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन एंड एनयूरिया यानी लैक ऑफ यूरिन प्रोडक्शन। अच्छा, कार्डियक इफेक्ट्स भी होते हैं इसमें, ईसीजी पे पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है और क्यूटी इंटरवल शॉर्टन हो जाता है, पीआर प्रोलॉन्ग, क्यूटी शॉर्टन, तो उससे लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक एरिथमियाज हो सकते हैं इस हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस में। सिवियर केसेस में क्या होता है कि सीरम के कैल्शियम लेवल 4.5 मिलीमोल से भी ज़्यादा हो जाएंगे पर लीटर, तो उसमें पेशेंट कोमा में जा सकता है और उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, बाकी हमने जो सिम्टम देखे, एक्यूट कन्फ्यूजन, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, एनयूरिया। अब इसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कैसे है, गोल ऑफ ट्रीटमेंट यही है कि जो कैल्शियम बन गया है, ज़्यादा हो गया, उसको एक्सक्रीट करवाना है और बोन्स से रिलीज़ को भी कम करना है और अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना है। तो सबसे पहले हम इनिशियल एग्रेसिव रीहाइड्रेशन करेंगे, फ्लूइड एडमिनिस्टर करना पहला क्रूशल स्टेप होता है, एग्रेसिव रीहाइड्रेशन। टिपिकली पेशेंट को हम 200 to 500 ml पर आवर के हिसाब से नॉर्मल सलाइन जो है वो देंगे ताकि उसका यूरिन आउटपुट मेंटेन रहे, ग्रेटर देन 100 ml पर आवर, इतना यूरिन आउटपुट मेंटेन रहे, क्योंकि वो डिहाइड्रेट हो गया, एनयूरिया हुआ है। ठीक है, इससे होगा क्या कि जो भी कैल्शियम है वो डाइल्यूट होगा और किडनी से भी उसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी कैल्शियम की, फ्लूइड वगैरह देने से। ठीक है, दूसरा हम इन्हेंसिंग रीनल एक्सक्रीशन कैसे इन्हेंस करेंगे, हम लूप डायोरेटिक्स देते हैं। जैसे एक बार पेशेंट का फ्लूइड वॉल्यूम एक बार रीस्टोर हो गया ना, पहला स्टेप वही था, वो रीस्टोर हो गया, तो अब हम लूप डायोरेटिक जैसे कि फ्यूरोसेमाइड देंगे, ये किडनी की कैल्शियम एक्सक्रीशन को बढ़ाएगी। फिर हमने स्केलेटल कैल्शियम रिलीज़ को भी तो कम करना है, तो उसके लिए हम क्या देते हैं, बिसफॉस्फोनेट्स, जिनको सीवियर हाइपर कैल्सीमिया होता है ना पेशेंट्स को, पार्टिकुलरली जिनका एडवांस्ड कैंसर है, तो हम ऐसे एजेंट देते हैं जो कैल्शियम के रिलीज़ को इनहिबिट करे फ्रॉम द बोन्स। तो ये बिसफॉस्फोनेट इसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। ये पायरोफॉस्फेट एनालॉग होते हैं, ये ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, तो बोन का ब्रेकडाउन कम होगा, कैल्शियम का रिलीज़ कम होगा। ये आईवी में दिए जाते हैं अक्यूट सेटिंग में, क्योंकि गट से ये पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं, आईवी में हम देंगे बिसफॉस्फोनेट। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम स्केलेटल कैल्शियम रिलीज़ को कम करने के लिए, कैल्सीटोनिन हमने पढ़ा था ना, उसका एंटागोनिस्ट है। तो ये कैल्सीटोनिन क्या करता है, क्विकली ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कम करेगा, कैल्शियम की एक्सक्रीशन को किडनी से इंक्रीज़ करेगा, शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन होता है, ब्रिज की तरह यूज़ करते हैं टू लोअर द कैल्शियम वाइल वेटिंग फॉर द मोर सस्टेन्ड इफेक्ट ऑफ बिसफॉस्फोनेट। ये भी देंगे जब तक ये अपना काम दिखाए। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स ये भी देते हैं,
जैसे प्रेडनिसोलोन, ये कैल्सिटोनिन के इफ़ेक्ट को एक्चुअली इन्हेंस कर रही है और ये कैल्शियम के एक्सक्रीशन यूरिन में भी बढ़ाएगी, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करेगी। तो ये प्रेडनिसोलोन पार्टिकुलरली हाइपर कैल्सीमिया में यूज़फुल होती है, जो एसोसिएटेड हो विद एक्सेस विटामिन डी। ठीक है, एक्सेस विटामिन डी वाली हाइपर कैल्सीमिया में स्पेशली ये स्टीरॉयड अच्छा होता है। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया, इसकी पूरी हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस की प्रेजेंटेशन कैसे होती है और उसकी मैनेजमेंट। ठीक है, आप थोड़ा सा देखें पैथोलॉजी। पैथोलॉजी आप किस चीज़ की देख रहे हैं? प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म पढ़ रहे थे, तो उसका जो रूट कॉज है वो ऑफन एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है एक्चुअली पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की, तभी प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म होता है। अंडरलाइन कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज जो है ना, वो है सोलिटरी पैराथायरॉयड एडिनोमा। एडिनोमाज होते हैं जो बेनाइन ट्यूमर है, वन ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड का एडिनोमा हो जाता है। ठीक है, कॉमन कॉज यही है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म का। लेकिन हाँ, 2 to 4% केसेस में 2 एडिनोमास भी हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डबल एडिनोमास। ठीक है, अब स्पोरेडिक वर्सेस फैमिलियल में बताऊं, अगर वाइल मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो है इसके स्पोरेडिक होते हैं, रैंडम होते हैं, लेकिन 10% फैमिलियल होते हैं, जिसमें जेनेटिक सिंड्रोम जैसे कि मेन टाइप 1 मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया, मेन टाइप 4, मेन टाइप 2A, या फिर हाइपर पैराथायरॉइडिज्म जॉ ट्यूमर सिंड्रोम। ठीक है, ये डिफरेंट सिंड्रोम्स के साथ भी ये हो सकता है, तो हम कहेंगे फैमिलियल है। ठीक है, 10% में फैमिलियल, वरना वैसे मेजॉरिटी स्पोरेडिक होता है। रिस्क फैक्टर जो ओनली कंफर्म रिस्क फैक्टर है ना कि प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म डेवलप होने का, वो है प्रायर हिस्ट्री नेक इरेडिएशन की। ठीक है, नेक इरेडिएशन। अब यहाँ पे इसने जेनेटिक बेसिस समझाइए कि एग्जैक्ट जो जेनेटिक ओरिजिन है इसका अंडरस्टूड तो नहीं है, लेकिन कुछ जीन्स इसमें रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले सेल साइकिल रेगुलेशन, वो जीन जो हमारे सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, जैसे MEN1, CCND1। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पैराथायरॉयड एडिनोमा क्लोनल होता है, यानी वो एक सिंगल सेल की ही प्रोलिफरेशन से आता है। ठीक है, इसी तरह दूसरा एक और जीन है MEN1 जीन। सोमेटिक नॉन इनहेरिटेड म्यूटेशन अगर इसमें MEN1 जीन में आती है, जो कि मेनिन प्रोटीन को कोड करता है, तो ये भी हमें 12 to 35% ऑफ स्पोरेडिक केसेस में मिलता है। इसी तरह CCND1 जो जीन है, ओवर एक्सप्रेशन अगर इसका हो जाए, ये साइक्लिन D1 को इनकोड करता है। ठीक है, और ये 20 to 40% पेशेंट में हमें ये इसमें मिली है, इसकी ओवर एक्सप्रेशन या रीअरेंजमेंट CCND1 की। तो साइक्लिन D के इंक्रीज लेवल हमें मिलते हैं, इसमें हो जाएंगे, तो उससे क्लोनल प्रोलिफरेशन होगी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की, सेल्स की। उस प्रोलिफरेशन से rather than the change in the calcium set point causes excessive secretion of parathyroid hormone। ठीक है, लास्ट में इसने बताया है कि मल्टी ग्लैंड डिजीज़, यानी ये कंडीशन जो है जब मोर देन 1 पैराथायरॉयड ग्लैंड अफेक्ट होता है, तो हम कहते हैं ये मल्टी ग्लैंड डिजीज़ है। वैसे ये लेस कॉमन है बनस्पत सिंगल एडिनोमा के, ज़्यादातर सिंगल एडिनोमा होता है, मल्टी ग्लैंड डिजीज़ कम होती है। कितनी है? 5% इसकी प्रेवलेंस है, जिसमें कोई डिस्टिंक्ट क्लिनिकल सिम्टम नहीं है जो डिफ्रेंशिएट करे कि ये सिंगल ग्लैंड डिजीज़ है या मल्टीपल ग्लैंड डिजीज़ है। लेकिन हाँ वेवर ये जो मल्टीपल ग्लैंड डिजीज़ होती है, ये ऑफन इसमें हमें फैमिलियल सिंड्रोम्स मिलते हैं, यानी इस वाले पेशेंट को MEN1 हो सकता है, 2A हो सकता है, और इनमें लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ लिथियम मिल सकता है हमें। ठीक है, कि उसकी वजह से हुआ होगा क्रोनिक इंजेक्शन ऑफ लिथियम बाइपोलर के लिए जो दिया जाता है। ठीक हो गया। आगे इसने अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में डायग्नोसिस समझाई है। डायग्नोसिस में इसने समझाया है कि प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म की जो है बायोकेमिकल टेस्ट पे होती है बेस्ड, इमेजिंग पे नहीं होती। इमेजिंग सिर्फ तब करेंगे जब बायोकेमिकल से कंफर्म हो गया हो, क्योंकि इमेजिंग से हम कंफर्म या रूल आउट नहीं कर सकते डिजीज़ को। ठीक है, अब इसमें की कुछ डायग्नोस्टिक मार्कर्स हैं। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म जो होता है ना, वो सेट ऑफ ब्लड एंड यूरिन टेस्ट रिजल्ट पे डिपेंड करता है। एक तो कैल्शियम एंड पैराथायरॉयड हार्मोन, इसमें हमारा जो हॉलमार्क है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म का, वो है कि हमें हाई टोटल या आयोनाइज्ड कैल्शियम हमें ज़्यादा मिलेगा, हाई मिलेगा, अलोंग साइड एंड इनअप्रोप्रिएटली एलिवेटेड या अनसप्रेस्ड पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल। यानी ये कैल्शियम हमें आयोनाइज या टोटल कैल्शियम लेवल हाई तो मिल रहा है, लेकिन साथ में पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएटली बढ़े हुए होंगे, एलिवेटेड मिलेंगे, या अनसप्रेस्ड यानी बढ़े हुए होंगे। हेल्दी पर्सन में हाई कैल्शियम अगर होगा तो वो पैराथायरॉयड हार्मोन को कम करता है, ड्रॉप करता है, क्योंकि इनका ऑपोजिट काम होता है। लेकिन जिसको
प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है तो वो लूप ब्रेक हो गया है, उनका कैल्शियम भी बढ़ा हुआ है, पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल्स भी हमें बढ़े हुए मिलेंगे, ठीक है। दूसरा फॉस्फेट, जिनको प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा उनका फॉस्फेट लो होगा, क्योंकि ये किडनी पे एक्ट करके पैराथायरॉयड हार्मोन किडनी में फॉस्फेट की एक्सक्रीशन बढ़ाती है, तो फॉस्फेट हमें लो मिलेगा। क्रिएटिनिन और विटामिन डी की बात करें तो इनके नॉर्मल लेवल्स हमें मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि हम बाकी कंडीशन जैसे रीनल फेलियर या विटामिन डी टॉक्सिसिटी को रूल आउट करें, क्योंकि ये भी हाइपर कैल्सीमिया करवाती हैं। अच्छा, यूरिनरी कैल्शियम की बात करें तो 24 आवर अगर हम यूरिनरी कलेक्शन करते हैं वो ये इसमें क्रूशल स्टेप होता है। यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन हमें नॉर्मल भी मिल सकती है, हाई भी मिल सकती है। ये टेस्ट इसेंशियल होता है ताकि हम फेमिलियल हाइपोकैल्सीयूरिक हाइपर कैल्सीमिया को रूल आउट करें, जो एक रेयर इनहेरिटेड कंडीशन है, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को मिमिक करती है लेकिन सर्जिकली ट्रीटेड नहीं है, ठीक है। उसको रूल आउट करने के लिए हमने लाजमी 24 आवर यूरिनरी एक्सक्रीशन करनी है। एंड लास्ट है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, एलिवेटेड लेवल मिलेंगे बढ़े हुए, तो इसका मतलब है साथ ही पेशेंट को बोन डिजीज़ भी है। ये क्रिटिकल फाइंडिंग है क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स को रिस्क होता है हंग्री बोन सिंड्रोम का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हंग्री बोन सिंड्रोम आफ्टर सर्जरी एक ऐसी कंडीशन है कि जब बोन्स रैपिडली जो है कैल्शियम को ले लेती हैं फ्रॉम द ब्लड, कॉजिंग सिवियर पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोकैल्सीमिया। हमने पैराथायरॉयड निकाल दिए तो वो समझे हंग्री बोन है, ठीक है, भूखी बोन है। जैसे ही जो है जितना भी जो भी कैल्शियम ब्लड में होगा ना सर्जरी के बाद वो सारा बोन्स खुद खा लेंगी, ले लेंगी, तो पेशेंट को ऑपरेशन के बाद हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, ठीक हो गया। ये डिफरेंट हमने इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस देखी। अब थोड़ा सा लोकलाइजेशन स्टडीज़ देखें। लोकलाइजेशन स्टडीज़ में इसने बताया है इम्पोर्टेंस लोकलाइजेशन की। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसने बताया है कि पास्ट में जो है ना ट्रेडिशनल 4 ग्लैंड एक्सप्लोरेशन जो है, जिसमें हम ब्रॉड इंसिजन देते थे नेक में ताकि हम सारे 4 ग्लैंड को एग्जामिन करते हैं, तो पास्ट में जो है वो 4 ग्लैंड एक्सप्लोरेशन में स्किल ऑफ द सर्जन जो है वो कंसीडर की जाती थी मोर इम्पोर्टेंट दैन द प्री ऑपरेटिव इमेजिंग। जॉन डॉपमैन का कोट है, द ओनली लोकलाइजिंग स्टडी रिक्वायर्ड in a patient with untreated primary hyperparathyroidism is to localize an experienced parathyroid surgeon, ठीक है। तो ये ओल्ड व्यू पॉइंट को इसने बताया, लेकिन अब जो मॉडर्न सर्जिकल अप्रोच है उसमें आज जो है स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आ गई है टुवर्ड द मिनिमली इन्वेजिव पैराथायरॉयडेक्टमी हम करते हैं, जिसमें स्मॉलर इंसिजन देनी होती है और सिर्फ अफेक्टेड ग्लैंड ही रिमूव करेंगे। तो ये अप्रोच जो है उसमें एक्यूरेट प्री ऑपरेटिव लोकलाइजेशन की ज़रूरत है, तभी तो हम उसी ग्लैंड की तरफ जाएंगे, ठीक है, उसी को टारगेट करें। तो लोकलाइजेशन अब कैसे करें? टाइप्स ऑफ लोकलाइजेशन स्टडीज़ होती हैं। एक होती हैं नॉन इन्वेजिव, दूसरी इन्वेजिव कैटेगरीज। नॉन इन्वेजिव में फर्स्ट लाइन इमेजिंग टेक्निक्स यही होती हैं और उसमें न्यूक्लियर मेडिसिन स्टडीज़ आ जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन स्टडीज़ में रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स यूज़ करके ओवर एक्टिव पैराथायरॉयड टिश्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी भी है, नेक का अल्ट्रासाउंड से इनलार्ज पैराथायरॉयड ग्लैंड नज़र आएगा, ठीक है। इसी तरह 4D कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनिंग, 4D CT स्कैन से डिटेल्ड एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल इन्फॉर्मेशन मिलती है टू पिन पॉइंट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एडिनोमा। तो नॉन इन्वेजिव हो गई। इन्वेजिव में जो है, इन्वेजिव सिर्फ रिजर्व की गई है कॉम्प्लेक्स केसेस में, जब पेशेंट को री ऑपरेटिव सर्जरी की ज़रूरत हो, पिछली सर्जरी अगर फेल हो गई हो तो हम इन्वेजिव करेंगे। इन्वेजिव में अल्ट्रासाउंड या CT गाइडेड FNAC आ जाता है। नीडल के ज़रिए हम सैंपल लेंगे सस्पेक्टेड ग्लैंड से और पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल जो है सैंपल में मेजर करेंगे कंफर्म करने के लिए कि ये पैराथायरॉयड टिश्यू है। दूसरा हम लोकलाइज करते हैं पैराथायरॉयड एंजियोग्राफी से, ये भी इन्वेजिव है। डाई के ज़रिए ब्लड वेसल जो सप्लाई कर रही है पैराथायरॉयड ग्लैंड को, उसको देखेंगे। और तीसरा हम सिलेक्टिव वीनस सैम्पलिंग करेंगे फॉर द पैराथायरॉयड हार्मोन ग्रेडियंट, यानी ब्लड सैंपल हम लेते हैं वेन से जो डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द नेक को ड्रेन कर रही हैं, ताकि हम उनमें पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल्स देखें। अगर उसमें हमें ज़्यादा लेवल मिल रहा है एक एरिया में, तो वो पिन पॉइंट करेगा कि लोकेशन उस ओवर एक्टिव ग्लैंड की, कि इस साइड वाला ये वाला ग्लैंड ओवर एक्टिव है, ठीक है। तो ये इन्वेजिव स्टडीज़ हो गई, नॉन इन्वेजिव एंड इन्वेजिव। अब सबसे पहले जो है नॉन इन्वेजिव न्यूक्लियर मेडिसिन बेस्ड स्टडीज़, इसको थोड़ा सा डिटेल में इसने बताया, जिसका नाम है सिस्टामी बी स्कैनिंग। अच्छा, इसमें जो है कैसे ये सिस्टामी बी स्कैनिंग जो है वर्क करती है, इसमें रेडियो एक्टिव ट्रेसर यूज़ होता है जिसको कहते हैं टेक्नीट्रियम 99 सिस्टामी बी।
MIBI इसका नाम है। ये ट्रेसर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया लेता है, हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल। अब दोनों जो है थायरॉयड ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड इस ट्रेसर को लेंगे, लेकिन हाउएवर दे क्लियर इट एट डिफरेंट रेट, क्लियरेंस डिफरेंट रेट पे होती है, लेंगे दोनों। पैराथायरॉयड एडिनोमा अगर होगा तो उसमें हमें हाई कंसनट्रेशन, हमें पता है उसमें ऑक्सीफिल सेल्स की होती है, और ऑक्सीफिल सेल्स जो है वो रिच होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। फिर इमेजिंग करेंगे, अब क्योंकि हाई माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट है, पैराथायरॉयड एडिनोमा अगर होगा तो उसमें ऑक्सीफिल सेल ज़्यादा होंगे, ऑक्सीफिल में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है तो डाई ज़्यादा लेगा, तो एडिनोमा जो है ट्रेसर को ज़्यादा टाइम तक रिटेन करेगा बनस्बत नॉर्मल थायरॉयड टिश्यू के। तो हमें वाश आउट डिफरेंस मिलता है, जिसमें हम टेक्नीशियन जो है ओवर एक्टिव पैराथायरॉयड ग्लैंड को डिटेक्ट करेगा फ्रॉम द थायरॉयड। अब नेक्स्ट जो है इसने थोड़े से 3 मेन प्रोटोकॉल्स बताए हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल सिस्टम स्कैन के। सिंगल आइसोटोप डुअल फेज स्कैन, या डुअल आइसोटोप सब्ट्रैक्शन इमेजिंग, या सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्पेक्ट जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो सिंगल आइसोटोप डुअल फेज स्कैन, सबसे पहले देखिए इसमें क्या है कि 2 डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे इमेज ली जाती है आफ्टर अ सिंगल इंजेक्शन ऑफ सिस्टामीबी ट्रेसर। पहली जो इमेज है उसमें हमें दोनों थायरॉयड और पैराथायरॉयड ग्लैंड नज़र आएंगे, और दूसरी जो बाद में हम इमेज लेंगे उसमें सिर्फ हमें ओवर एक्टिव पैराथायरॉयड ग्लैंड नज़र आएगा, क्योंकि ट्रेसर जो है वाश आउट हो गया है थायरॉयड से, तो उसको कहते हैं सिंगल आइसोटोप लेकिन डुअल फेज स्कैन। दूसरी होती है डुअल आइसोटोप सब्ट्रैक्शन इमेजिंग। उस मेथड में हम 2 डिफरेंट ट्रेसर यूज़ करते हैं। पहला ट्रेसर हमारा टेक्नीटिव 99 होता है पर टेक्नेट, ये थायरॉयड ग्लैंड सिर्फ लेगा। दूसरा हमारा सिस्टामी बी होता है। अब इलेक्ट्रॉनिकली सब्ट्रैक्ट करते हैं हम थायरॉयड इमेज को फ्रॉम द कंबाइंड इमेज, तो आइसोलेटेड जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो हमें ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगा। लेकिन इस मेथड में एक ये भी फ़ायदा है कि फॉल्स पॉजिटिव्स भी अवॉइड हो जाते हैं, डुअल आइसोटोप सब्ट्रैक्शन इमेजिंग। इसके अलावा होता है सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्पेक्ट। ये ज़्यादा एडवांस टेक्निक है, इसमें 3D इमेज नेक की बनती है, इफेक्टिव है, पिन पॉइंट करेगा एग्जैक्ट एडिनोमा को कॉम्प्लेक्स केसेस में भी, ठीक है। और जब अनयूजुअल एक्टोपिक पोजीशन हो तब भी इसमें पता लग जाएगा। अब इसकी एक्यूरेसी लिमिटेशन कैसी है सिस्टामीबी स्कैनिंग की? वेरी रिलायबल मेथड है पैराथायरॉयड इमेजिंग का, 79% सेंसिटिविटी, 90%, ठीक है, इसकी 79% स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी, 90% स्पेसिफिक है regardless of the specific protocol used। अब एक्टोपिक ग्लैंड में सिस्टामीबी स्कैनिंग पार्टिकुलरली गुड है एट डिटेक्टिंग द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स इन द एक्टोपिक पोजीशंस। अनयूजुअल लोकेशन जैसे चेस्ट वगैरह में हो तो वो भी इसमें पता लग जाता है, क्योंकि बाकी इमेजिंग मेथड अल्ट्रासाउंड वगैरह से उनको ढूंढना मुश्किल है। और फॉल्स पॉजिटिव्स भी इसमें रेयर है, लेकिन फिर भी फॉल्स पॉजिटिव्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ सॉलिड थायरॉयड नोड्यूल, जैसे अगर हर्थल सेल नोड्यूल है तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो ये ट्रेसर को ज़्यादा रिटेन करेगी, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये पैराथायरॉयड एडिनोमा है। तो डुअल आइसोटोप सब्ट्रैक्शन यूज़ करके हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं इस इशू को, ठीक है। अब यहाँ पर एक फिगर है 56.3a, इसमें इन्होंने दिखाया है सिस्टामीबी स्कैन डेमोन्स्ट्रेटिंग द राइट इन्फीरियर एडिनोमा विथ कंकरेंट अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, ठीक है। इसने देखिए ट्रेसर जो डाई है वो ज़्यादा है, इसमें राइट इन्फीरियर हमें एडिनोमा सिस्टामीबी स्कैनिंग पे मिल रहा है, और ये अल्ट्रासोनोग्राफी पे एडिनोमा है। तो एक ये न्यूक्लियर मेडिसिन हो गया, नॉन इन्वेजिव टेस्ट। दूसरा नॉन इन्वेजिव हमने कहा अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, ये भी कॉमन नॉन इन्वेजिव कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। इसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक और एडवांटेज ये है कि अपीयरेंस जो होती है ना टिपिकल पैराथायरॉयड एडिनोमा के अल्ट्रासाउंड पे हमें ओवल या एलोंगेटेड नज़र आता है। यहाँ पे आप फिगर देखिए, अल्ट्रासाउंड का है, एडिनोमा है, ओवल या एलोंगेटेड होगा, बाय या मल्टी लोब्ड स्ट्रक्चर होगा जो कि हाइपोइकोइक का मतलब है बाकी सराउंडिंग के टिश्यू से देखें डार्कर है। रेयरली ये सिस्टिक भी हो सकता है या इसकी मिक्स्ड अपीयरेंस भी हो सकती है। बड़ा अगर जायंट एडिनोमा है तो वो 3 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। अच्छा, अब इसके अल्ट्रासाउंड का ये फ़ायदा है, इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ नहीं हो रही, सेफ़ है, और इसमें हम बायोप्सी भी कर सकते हैं, साथ में थायराइड प्रॉब्लम का पता लगता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि एक्यूरेसी अल्ट्रासाउंड की स्किल और एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन जो अल्ट्रासाउंड कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। अल्ट्रासाउंड में एडिनोमा मिस भी हो सकता है, हार्ड टू रीच, या एक्टोपिक लोकेशन अगर हो, जैसे अगर ईसोफेगस के पीछे है एडिनोमा, स्टर्नम के पीछे ट्रैकिया, तो उसको ढूंढना मुश्किल होता है।
उसको हम स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड से या लिम्फ नोड से डिफरेंशिएट करना भी मुश्किल होता है। अल्ट्रासाउंड में अच्छा मेटा एनालिसिस से पता चला है कि अल्ट्रासाउंड और सिस्टम में भी स्पेक्ट की सिमिलर एक्यूरेसी है। पूल्ड सेंसिटिविटी जो अल्ट्रासाउंड की है वो है 76.1 और पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है 93.2%। इसका मतलब है कि वाइल इसमें कुछ एडिनोमा मिस भी हो जाते हैं, लेकिन जब ये एक को आइडेंटिफाई करता है तो ये हाईली लाइकली है कि ये करेक्ट ही होगा, ये एडिनोमा ही होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो नॉन इन्वेजिव था वो था 4 डायमेंशनल कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनिंग, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, पैट स्कैन। अच्छा, इसमें क्या होता है, 4 डायमेंशनल कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो है 4D CT इसको कहा जाता है। ये एडवांस इमेजिंग टेक्निक है, इसमें हम लोकेट करते हैं ओवर एक्टिव पैराथायरॉयड ग्लैंड को। इसको 4D इसलिए कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे फिगर भी बने हुए, क्योंकि ये इसमें टाइम कंपोनेंट ऐड होता है टू द 3 स्पेशल डायमेंशंस कैप्चरिंग हाउ द ग्लैंड चेंज ओवर टाइम। ठीक है, ये 4D है स्कैन जिसमें हमें राइट इन्फीरियर पैराथायरॉयड एडिनोमा नज़र आ रहा है। ठीक है, राइट इन्फीरियर पैराथायरॉयड एडिनोमा। कैसे ये काम करता है, इसमें मल्टीपल इमेजेस डिफरेंट फेजेस में ली जाती हैं 4D CT में। प्री कंट्रास्ट हम इनिशियल स्कैन लेते हैं कोई कंट्रास्ट डाई देने से पहले, फिर पोस्ट कंट्रास्ट हम डाई इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद दोबारा स्कैन लेंगे, फिर डिलेड होता है, फाइनल स्कैन जो है कुछ मिनट के बाद जो है वो बनाया जाएगा, लिया जाएगा। इस प्रोसेस में स्कैन से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं हाइपर फंक्शनिंग पैराथायरॉयड ग्लैंड को अदर टिश्यूज़ से। पैराथायरॉयड एडिनोमा जो है ना वो हमें रैपिड अपटेक शो करेगा डाई का, कंट्रास्ट डाई का, और उसमें सिमिलर रैपिड वाश आउट होगा। तो ये चीज़ इसकी डिफरेंट है फ्रॉम द लिम्फ नोड, क्योंकि लिम्फ नोड में प्रोग्रेसिव और स्लो इन्हेंसमेंट होती है। ठीक है, अच्छा इसकी एक्यूरेसी कैसी है, अर्ली स्टडी से पता चला है कि 88% जो है सेंसिटिविटी है इसकी फॉर आइडेंटिफाइंग द करेक्ट साइड ऑफ नेक, के इस साइड पे है, 70% फॉर द एग्जैक्ट लोकेशन। मोर रिसेंट डेटा से पता चला है कि 89.4% ये सेंसिटिव है और इसका प्रिडिक्टिव वैल्यू है 93.5% एज ए प्राइमरी इमेजिंग मेथड। लेकिन इसकी जो मेन डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन जो है, कि इसमें हमारा रेडिएशन डोज हायर होता है बनस्बत अल्ट्रासाउंड वगैरह के। लेकिन न्यू प्रोटोकॉल जो है वो अब डेवलप हो रहे हैं इसके डोज को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, अगली इन्वेस्टिगेशन है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अच्छा, लास्ट में इसने बताया है पैट स्कैनिंग अनदर लोकलाइजेशन टेक्निक है, लेस कॉमन है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। इसमें रीसेंट स्टडी से पता चल रहा है कि 18 फ्लोरोकोलिन पैट जो है उसको कंबाइन किया जाता है विद द CT स्कैन, तो ये भी पार्टिकुलरली यूज़फुल है फॉर लोकेटिंग द एक्टोपिक एडिनोमा दोज इन अनयूजुअल लोकेशन आउटसाइड द टिपिकल नेक। अब ये कॉम्बिनेशन जो हम कर रहे हैं ना, इसमें हमें एनाटॉमिकल डिटेल मिलती है CT की और मेटाबॉलिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पैट स्कैन, कि हमने क्या किया, 18 फ्लोरोकोलिन को पैट को कंबाइन किया CT स्कैन के साथ, तो एक्टोपिक एडिनोमा वगैरह जो होगा वो भी इसमें पता लग जाता है। अगली इन्वेस्टिगेशन MRI है। MRI का आपको पता होना चाहिए कि कॉमन इमेजिंग चॉइस पैराथायरॉयड ग्लैंड के लिए नहीं है ये, क्योंकि इसमें लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज़फुल है। कैसे काम करता है, T2 वेटेड MRI जो है, इसमें इनलार्ज पैराथायरॉयड ग्लैंड हमें अपीयर होते हैं विद सिग्निफिकेंट इंक्रीज्ड सिग्नल इंटेंसिटी, यानी ये ब्राइट नज़र आते हैं। MRI का फ़ायदा है और डिसएडवांटेज, फ़ायदा ये है कि ये री ऑपरेटिव केसेस में फ़ायदेमंद है जब एडिनोमा हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो मीडियास्टिनम में है। इस तरह की सिचुएशंस में इसकी सेंसिटिविटी हायर है 50 to 88%। ठीक है, लेकिन लिमिटेशन ये है कि MRI महंगा है बाकी से, पेशेंट भी इसमें मुश्किल होता है, क्लोस्ट्रोफोबिया, मशीन में जाने से डर लगता है। MRI में पुअर रेजोल्यूशन है फॉर वेरी स्मॉल ग्लैंड एडिनोमास दैट आर लेस दैन 5 मिलीमीटर इन साइज़, छोटे होंगे 5 मिलीमीटर से तो उनको नहीं डिटेक्ट करता। और ये डिफ़िकल्ट होता है कि हम सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड को लोकेट करें, क्योंकि उनकी पोजीशन थायरॉयड ग्लैंड के पीछे है और वो व्यू को ऑब्सक्योर करता है, MRI पे वो नज़र नहीं आता सुपीरियर पैराथायरॉयड। ठीक है, उसके बाद दूसरा है पैराथायरॉयड एंजियोग्राफी एंड वीनस सैम्पलिंग फॉर द पैराथायरॉयड हार्मोन। अब ये इन्वेजिव आ गई। अच्छा, अब इन्वेजिव में ये जो पैराथायरॉयड एंजियोग्राफी है, ये एक्चुअली प्रोसीजर होता है जो हम यूज़ करते हैं ताकि पैराथायरॉयड एडिनोमा को लोकेट करें और उनकी ब्लड सप्लाई को भी विजुलाइज करें। इन्वेजिव टेक्निक में हम कंट्रास्ट डाई इंजेक्ट करते हैं आर्टरीज़ में जो पैराथायरॉयड को सप्लाई कर रही हैं, जैसे थायरो सर्वाइकल ट्रंक में,
इंटरनल मेमोरी आर्टरीज और कैरोटिड आर्टरीज में हमने डाई डाला। जो ओवर एक्टिव पैराथायरॉयड ग्लैंड होगा, जिसकी रिच ब्लड सप्लाई होगी, जाहिर सी बात है, तो उसमें जो है हमें परसिस्टेंट ओवल या राउंड स्टेन नज़र आएगा एंजियोग्राफी इमेज पे, ठीक है। लेकिन लिमिटेशन ये है कि अभी ये मेथड रेयरली यूज़ होता है क्योंकि इसमें रिस्क है, कंट्रास्ट इंड्यूस्ड रीनल फेलियर हो सकता है, एम्बोलाइजेशन हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। तो मॉडर्न नॉन इन्वेजिव मेथड्स जो हैं उसने लार्जली इसको रिप्लेस कर दिया। हम नॉन इन्वेजिव की तरफ जो अभी सारे समझाए वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसने यहाँ पे सिलेक्टिव वीनस सैम्पलिंग बताई है फॉर द पैराथायरॉयड हार्मोन, ये भी इन्वेजिव है, एडिनोमास को लोकेट करता है पिन पॉइंट। कैसे? इसमें हम पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल जो है वो मेजर करके देखते हैं, ब्लड निकाल के उसमें। तो इसमें होता है कि स्पेशलिस्ट जो होता है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, वो ब्लड सैंपल कलेक्ट करता है वेरियस वेन्स से जो नेक को ड्रेन कर रही हैं और सराउंडिंग एरिया को। तो जो लोकेशन है एडिनोमा की वो कैसे आइडेंटिफाई होगी? अगर हमें उसमें ब्लड सैंपल में पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल ज़्यादा मिल रहे हैं, 2 फोल्ड या ग्रेटर इंक्रीज अगर लेवल मिल रहा है, तो मतलब यहाँ पर ये जो वीनस ड्रेनेज है लीजन की है, यानी इस साइड पे वो हो सकता है एडिनोमा वगैरह। सेंसिटिविटी इस मेथड की जो 80% है, ये दोनों को लोकेट करता है, सर्वाइकल और मेडिस्टिनल एडिनोमास को, लेकिन इसमें फास्ट पॉजिटिव रेट ज़्यादा है 6 to 18%। तो इसीलिए इसमें री ऑपरेटिव केसेस में इसका यूज़ नहीं होता वहाँ पे वेयर अदर मेथड्स हैव फेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट हुई ये सारी इन्वेस्टिगेशन। अब आती है मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़। अच्छा, मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ में सर्जिकल मैनेजमेंट समझाइए प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की, ठीक है। बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़ और ऑर्गन डैमेज वगैरह अगर कोई भी है तो वो रिजॉल्व होगा। इसमें से समझाइए ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में इसने कहा है कि सर्जन जो है वो बायलेटरल सर्वाइकल एक्सप्लोरेशन करते थे, एक बड़ी ब्रॉड इंसिजन देके सारे चारों पैराथायरॉयड ग्लैंड्स को एग्जामिन करते थे। ये जो मेथड है इसमें वेरी हाई क्योर रेट था 95 to 98%। लेकिन अब जो मॉडर्न अप्रोच है जिसमें हमारी एडवांस इमेजिंग आ गई है, तो हम मिनिमली इन्वेजिव पैराथायरॉयडेक्टमी करते हैं, MIP, ठीक है। तो ये अप्रोच जो है इसने वाइडली अडॉप्ट होती है और उसमें स्मॉलर इंसिजन देनी होती है, सिर्फ जो अफेक्टेड ग्लैंड है उसको ही हम रिमूव करते हैं और प्री ऑपरेटिव लोकलाइजेशन स्टडीज़ करके लोकेट करते हैं यहाँ पर डिजीज़, सिर्फ वहाँ पे छोटी सी इंसिजन देके और करते हैं मिनिमली इन्वेजिव पैराथायरॉयडेक्टमी, ठीक हो गया। यहाँ पर 56.5 फिगर भी है जिसमें इन्होंने दिखाया है मिनिमली इन्वेजिव पैराथायरॉयडेक्टमी थ्रू अ लेटरल अप्रोच द एक्साइज्ड पैराथायरॉयड एडिनोमा, ठीक है। छोटी सी इंसिजन देख के पहले लोकलाइजेशन इमेजिंग वगैरह करके पता लगा यहाँ पर एक छोटी इंसिजन थी और ये पैराथायरॉयड एडिनोमा इन्होंने निकाला है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी हमें पता होनी चाहिए सर्जरी की इंडिकेशंस क्या है, किस में हमने सर्जरी करनी है। सिम्टम, सारे जो पेशेंट्स सिम्टमेटिक हैं, जिनको सिम्टम हो रहे हैं तो उनकी सर्जरी करनी है। एसिम्टमेटिक पेशेंट में जो है ना एक्सपर्ट पैनल इस्टेब्लिश किया गया है गाइडलाइंस फॉर द सर्जरी। एसिम्टमेटिक वाले पेशेंट्स में जिनको है पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ा हुआ है, कैल्शियम लेवल बढ़े हुए लेकिन सिम्टम नहीं हो रहे, तो उनका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है रिलेटेड टू द कैल्शियम लेवल, बोन डेंसिटी, किडनी फंक्शन एंड एज। तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एंडोक्राइन सर्जन्स ने एक लिबरल इंडिकेशन दी है कॉग्निटिव, साइकियाट्रिक एंड कार्डियोवास्कुलर सिम्टम की बेसिस पे, as well as non-specific issue like muscle weakness और impaired sleep pattern। यहाँ पर देखिए ये फिगर है, टेबल है 56.2, इसमें कंसेंसस गाइडलाइन है फॉर द सर्जिकल इंटरवेंशन इन एसिम्टमेटिक प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कि एसिम्टमेटिक में हम कब जो है हाइपर पैराथायरॉयड पेशेंट में एसिम्टमेटिक में सर्जरी करेंगे। सीरम कैल्शियम की बात करें तो सर्जरी तब रेकमेंड है अगर पेशेंट का सीरम कैल्शियम लेवल 0.25 मिलीमोल अबव द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल हो, यानी 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो, 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो अपर लिमिट होती है नॉर्मल से उससे ऊपर हो, ठीक है। तो इसका मतलब है सिग्निफिकेंट और सस्टेन एलिवेशन है उसके कैल्शियम की, तब हम सर्जरी करेंगे। दूसरा, अगर सिम्टम्स नहीं है, एसिम्टमेटिक पेशेंट है लेकिन उसकी स्केलेटल हेल्थ की बात करें तो उसमें बोन डिजीज़ के साइंस मिल रहे हैं, यानी उसका बोन मिनरल डेंसिटी टी स्कोर जो है वो -2.5 हो एट दी लंबर स्पाइन, ठीक है, यानी -2.5 या लोअर हो, डेक्सा स्कैन से पता चला हो, जैसे लंबर स्पाइन पे, टोटल हिप, फीमोरल नेक या डिस्टल थर्ड ऑफ द रेडियस पे।
तो टी स्कोर होता है ना इसमें, BMD में हमने पढ़ा हुआ है बोन मिनरल डेंसिटी में, वो इतना -2.5 या उससे लोअर हो इन साइड्स पे। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ अ वर्टिब्रल अगर फ्रैक्चर भी है तो ये भी इंडिकेट करता है कि अब इसमें सर्जरी करनी होगी। बेशक सिम्टम्स नहीं हो रहे, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, लेकिन अगर ये चीज़ें स्केलेटल में मिल रही हैं, टी स्कोर लो है या वर्टिब्रल फ्रैक्चर है, तो हम सर्जरी करेंगे। इसके अलावा रीनल हेल्थ में आपने याद रखना है कि तब रिकमेंड की जाती है जब किडनी इश्यूज़ के साइन हो। क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है 60 ml/मिनट से कम है उसकी, तो उसका मतलब है किडनी फंक्शन रिड्यूस्ड है। साथ में हमने 24 आवर यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन भी करवाना है। वो अगर 10 मिलीमोल पर डेसीलीटर से ज़्यादा कैल्शियम यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है, या फिर इंक्रीज रिस्क है स्टोन फॉर्मेशन का बाय द रिस्क एनालिसिस, तो उसमें भी हम सर्जरी करेंगे। लास्ट एज है 50 से कम उम्र का पेशेंट है, रिगार्डलेस ऑफ द अदर क्राइटेरिया, अगर 50 से कम उम्र है तो हम सर्जरी करेंगे, क्योंकि उनका लॉन्गर एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन है और आगे जाके उनको लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के, तो हमने सर्जरी करनी है। ठीक हो गया। यहाँ पर ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसमें इन्होंने जो है फ्लो चार्ट में मॉडर्न अप्रोच बताई है मैनेजिंग द प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म बेस्ड ऑन द प्री ऑपरेटिव इमेजिंग रिजल्ट्स। ठीक है, तो कंकॉर्डेंट इमेजिंग इसमें इसने बताया है कि जब 2 या ज़्यादा इमेजिंग स्टडीज़ जैसे हमने किया था MIBI स्कैन, जिसको हम सिस्टामी भी स्कैन कह रहे थे, और अल्ट्रासाउंड, ये एग्री, अगर दोनों एग्री कर रहे हैं ऑन द लोकेशन ऑफ अ सिंगल एडिनोमा, तो अगला हमारा स्टेप होता है कि हम प्री ऑपरेटिव मार्किंग करें विथ अल्ट्रासाउंड, ताकि हम एग्जैक्ट लोकेशन को पिन पॉइंट करें। ठीक है, और उसके बाद जो है हमने मिनिमली इन्वेजिव पैराथायरॉयडेक्टमी करनी है, सिंगल एबनॉर्मल ग्लैंड को ही सिर्फ टारगेट करेंगे। ठीक है, अल्ट्रासाउंड करके उसको पिन पॉइंट किया। फिर उसने डिस्कॉर्डेंट इमेजिंग बताया कि अगर जो है इमेजिंग स्टडी पे हमें कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट मिला है या इनकन्क्लूसिव है, यानी जैसे अगर सही रिजल्ट नहीं मिला, इनकन्क्लूसिव है, तो हम 4D CT फिर करते हैं। अगर हमें कंफर्म है, कंकॉर्डेंट रिजल्ट मिला है, तो हम सिर्फ जो है अल्ट्रासाउंड पे पिन पॉइंट करके और मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कर लेंगे। लेकिन अगर डिस्कॉर्डेंट रिजल्ट है तो 4D CT फिर करते हैं, ताकि डिटेल्ड एनाटॉमिकल और फंक्शनल इन्फॉर्मेशन मिले, डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व हो। फिर अगर 4D CT स्कैन पे एडिनोमा लोकलाइज्ड हो गया है, तो फिर हम प्री ऑपरेटिव मार्किंग वही अल्ट्रासाउंड से करके और सर्जरी कर देंगे, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। ठीक है, लेकिन अगर इमेजिंग अभी भी इनकन्क्लूसिव है, इसमें भी पता नहीं चला, तो फिर लास्ट ऑप्शन होता है कि जिस तरह पुरानी अप्रोच थी, चारों ग्लैंड के एक्सप्लोरेशन करेंगे, इंस्पेक्ट करके चारों ग्लैंड्स को रिमूव करेंगे, सॉरी आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, चारों ग्लैंड को एक्सप्लोर करके फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें डिजीज़ है। ठीक हो गया। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम जो है एक तो उसमें सर्जरी करते हैं जिसको सिम्टम्स हो रहे हैं, और एसिम्टोमेटिक में ये क्राइटेरिया है अमेरिकन एसोसिएशन एंडोक्राइन सर्जन्स का, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सर्जरी करनी होती है। अब सर्जिकल स्ट्रैटेजी थोड़ी सी मैं समझाऊँ, तो टाइप ऑफ सर्जरी डिपेंड करता है इमेजिंग स्टडीज़ पे। मिनिमली इन्वेजिव पैराथायरॉयडेक्टमी तब करेंगे जब सिंगल एडिनोमा आइडेंटिफाई हो गया है। बायलेटरल दोनों साइड की नेक एक्सप्लोरेशन ये तब नेसेसरी है, जो मैंने आपको भी समझाया, अगर डिसकनकॉर्डेंट रिजल्ट हो, ठीक है, या फेल टू फाइंड एनी पैराथायरॉयड एबनॉर्मलिटी, तो उस केस में सर्जन ने चारों ग्लैंड को एक्सप्लोर करना होगा। 3.5 ग्लैंड पैराथायरॉयडेक्टमी, 3 फुल ग्लैंड रिमूव करेंगे और हाफ चौथा ग्लैंड रिमूव करेंगे। या फिर हम 4 ग्लैंड पैराथायरॉयडेक्टमी करते हैं विथ ऑटो ट्रांसप्लांटेशन, चारों ग्लैंड निकाल देंगे, एक जो है वो ट्रांसप्लांट करेंगे इनटू द 4 आर्म मसल में, ताकि उसमें से फिर नेसेसरी पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट होता रहे। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात। आगे इसने यहाँ पे सर्जिकल रिस्क और कॉम्प्लिकेशन समझाई हैं कि पेशेंट को उन्हें ज़रूर इन्फॉर्म करना होता है सर्जरी से पहले जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, कि आपकी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज हो सकती है, इसका वैसे लेस देन 1% केसेस में होती है, रिस्क रेयर है, लेकिन फिर भी आपने समझाना है कि वोकल कॉर्ड पैरालिसिस वगैरह। ठीक है, दूसरा परमानेंट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ये भी 0.5% कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें हमें फिर पूरी ज़िंदगी इनको कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंट्स देनी होंगी। इसके अलावा परसिस्टेंट या रिकरेंट हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, परसिस्टेंट डिजीज़ यानी कैल्शियम लेवल 6 हफ्तों के अंदर सर्जरी के अंदर बढ़े हुए होंगे, एलिवेटेड होंगे, तो इसका मतलब है सर्जरी से हमने सही से हमने हाइपर एक्टिव टिश्यू को निकाला ही नहीं है। ये 5% केसेस में होती है कॉम्प्लिकेशन परसिस्टेंट डिजीज़। और रिकरेंट डिजीज़
उसमें 6 महीनों के बाद, उसमें 6 हफ्ते और इसमें रिकरेंट में 6 महीनों के बाद कैल्शियम लेवल बढ़े हुए होंगे नॉर्मल से। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में इस सर्जरी को, मिनिमली इन्वेजिव फोकस्ड पैराथायरॉयडेक्टमी। इसमें क्या है, ये मॉडर्न सर्जिकल अप्रोच है जिसमें 80% ऑफ द केसेस में सिंगल एडिनोमा जो होते हैं उनमें एडवांटेज है इसमें। ठीक है, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में मिनिमली इन्वेजिव पैराथायरॉयडेक्टमी में हम सिंगल जो लोकलाइज्ड एबनॉर्मल पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसको हम छोटी सी 3 सेंटीमीटर जितनी इंसिजन देके निकालते हैं, सिर्फ उसी एक सिंगल लोकलाइज्ड एबनॉर्मल ग्लैंड को निकालना है। ठीक है, इसकी टाइप्स होती हैं, अप्रोच होती हैं, सेंट्रल और लेटरल इंसिजन, वीडियो असिस्टेड सर्जरी या रेडियो गाइडेड पैराथायरॉयडेक्टमी। इसका फ़ायदा यह है कि स्टडीज़ से पता लगा है कि इनका सिमिलर क्योर रेट है बनस्पत ट्रेडिशनल जो ओपन नेक एक्सप्लोरेशन थी, लेकिन इसमें कुछ की बेनिफिट्स ये हैं कि सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोकैल्सीमिया इसमें कम होता है, इसमें ऑपरेटिंग टाइम भी शॉर्ट है, जल्दी सर्जरी हो जाती है, पेन कम होता है, कॉस्मेसिस भी इम्प्रूव्ड है, स्कार छोटा है। ठीक है, इंट्रा ऑपरेटिव पैराथायरॉयड हार्मोन मॉनिटरिंग, सर्जन्स क्या करते हैं, इंट्रा ऑपरेटिव सर्जरी के दौरान पैराथायरॉयड हार्मोन मेजरमेंट करते हैं टू हेल्प गाइड द सर्जरी। जो एक्टिव पैराथायरॉयड हार्मोन मॉलिक्यूल है ना, उसकी बहुत ही शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, 3 से 5 मिनट, तो इसीलिए अगर सिंगल एडिनोमा हो तो उसको हम सक्सेसफुली रिमूव कर देते हैं। अगर हमने रिमूव कर लिया है सिंगल एडिनोमा को, तो हम पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल ब्लड में जो है कुछ मिनट्स में ही ड्रॉप हो जाने चाहिए, क्योंकि हाफ लाइफ भी छोटी है। लेकिन रूटीन यूज़ इस टेस्ट का डिबेटेबल है, क्योंकि हाई रेट फॉल्स पॉजिटिव और नेगेटिव हमें मिलते हैं। मियामी क्राइटेरिया क्या है? These criteria are set of guidelines used to determine if the single adenoma was a sole cause of primary hyperparathyroidism। जो हमने निकाला है क्या वही वजह थी प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की। अ सक्सेसफुल रिमूवल इज़ प्रिडिक्टेड, हम कब कहेंगे कि हमने सही से सक्सेसफुल रिमूवल किया है उसी ख़राब वाले पैराथायरॉयड ग्लैंड का, कि जब पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल ड्रॉप करके नॉर्मल रेंज में आ जाए, दूसरा पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल हाफ ऑफ द मैक्सिमम प्री ऑपरेटिव, ऑपरेशन से पहले का आधा हो जाए उसके लेवल्स, या फिर ये जो ड्रॉप है 10 मिनट्स में, जैसे हमने एडिनोमा निकाला सर्जरी करके 10 मिनट में हमें ड्रॉप मिले उसके लेवल। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल ड्रॉप नहीं होता तो इसका मतलब है कि मोर देन वन डिजीज्ड ग्लैंड है और सर्जन को बायलेटरल नेक एक्सप्लोरेशन करनी होगी फिर। ठीक है, तो ये है मियामी क्राइटेरिया कि नॉर्मल रेंज में ड्रॉप हो जाए, या फिर हाफ ऑफ द प्री ऑपरेटिव ड्रॉप हो जाए उसके लेवल, या 10 मिनट में ही ड्रॉप हो जाए। ड्रॉप नहीं होते तो फिर हमें बायलेटरल नेक एक्सप्लोरेशन सर्जरी करनी होगी। यहाँ पर जो है 56.7 में मियामी क्राइटेरिया दिखाया है इंट्रा ऑपरेटिव पैराथायरॉयड हार्मोन मेजरमेंट का। ड्रॉप ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन into the normal range and less than half the maximum value in a 10 मिनट पोस्ट रिसेक्शन। निकालने के रिसेक्शन के 10 मिनट के बाद या तो हाफ हो या लेस देन जो है वो हाफ हो या ड्रॉप कर जाए इसके लेवल, तो हम कहते हैं कि हमने सक्सेसफुली वही एडिनोमा निकाला है, सही वाला एडिनोमा निकाला है। ये मियामी क्राइटेरिया है। ठीक है, एक्चुअली मियामी क्राइटेरिया वो गाइडलाइंस हैं जिसमें डिटरमाइन करते हैं कि यही सिंगल एडिनोमा ही वजह था प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का। ठीक है, अब जो है आता है बायलेटरल नेक एक्सप्लोरेशन। मिनिमली इन्वेजिव हमने देखी, बायलेटरल में क्या होता है? अच्छा, इसमें जो है ना ट्रेडिशनल जो होती थी पुरानी ये बायलेटरल नेक एक्सप्लोरेशन, ये सर्जिकल प्रोसीजर है जब मिनिमली इन्वेजिव सूटेबल नहीं है तब हम ये अभी भी ये करते हैं। तो इसकी इंडिकेशन ये है कि सर्जरी नेसेसरी तब होगी जब प्री ऑपरेटिव इमेजिंग नेगेटिव आई है या डिस्कॉन्कॉर्डेंट है यानी कन्फ्लिक्टिंग है, उससे सही हम लोकलाइज नहीं कर पा रहे, या जब पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री हो प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की, यानी मैन टाइप 1 हो, 2A हो, या लिथियम इंड्यूस्ड प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हो, तो हमने ये बड़ी सर्जरी बायलेटरल नेक एक्सप्लोरेशन करनी होती है। ठीक है, इट्स मोर लाइकली दैट मल्टीपल ग्लैंड्स आर अफेक्टेड, इसमें ज़्यादा ग्लैंड अफेक्ट हो सकते हैं। इसमें प्रोसीजर ये है कि हम एक ट्रांसवर्स कोचर इंसिजन जो है वो नेक में बनाते हैं। ट्रांसवर्स कोचर्स इंसिजन, सर्जन क्या करता है, डीप सर्वाइकल फेशिया को डिवाइड करता है और एक्सपोज करता है, नेक के मसल्स को रिट्रैक्ट करेंगे, थायरॉयड लोब्स जो होंगे उनको मोबिलाइज करेंगे, और की लैंडमार्क्स जो हैं जैसे हमारी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और मिडल थायरॉयड आर्टरी, इनको आइडेंटिफाई करेंगे टू बिगिन ए सिस्टेमिक एक्सप्लोरेशन।
चारों जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं उनको हमने लोकेट करना है और आइडेंटिफाई करना है। अब रिमूवल कैसे करेंगे? अगर मल्टी ग्लैंड डिजीज़ है तो हमने याद रखें 3.5 ग्लैंड पैराथायरॉयडेक्टमी करनी है, 3 फुल ग्लैंड, चौथा आधा निकालेंगे, बाकी जो है रिमेनिंग हाफ ऑफ द मोस्ट नॉर्मल अपीयरिंग वास्कुलराइज ग्लैंड जो है अपनी जगह पे छोड़ेंगे। अब पोर्शन ऑफ ग्लैंड हम फिर भेज देते हैं फ्रोजन सेक्शन एनालिसिस के लिए टू कंफर्म इट इज़ अ पैराथायरॉयड टिश्यू कि हमने सही ग्लैंड निकाला है। ठीक है, अल्टरनेटिव क्या है? एज एन अल्टरनेटिव चारों ग्लैंड भी हम रिमूव कर सकते हैं और 4 आर्म के अंदर चौथा ग्लैंड ऑटो ट्रांसप्लांट करते हैं। स्मॉल पीस उसका ब्रेकियोरेडियलिस जो मसल होता है ना हमारा 4 आर्म में, उसमें डाल देते हैं, सूचर कर देते हैं इन द पॉकेट्स ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस। तो इसको कहते हैं चारों मतलब हमने निकाल दिए। वो थी 3.5 ग्लैंड पैराथायरॉयडेक्टमी, 4 ग्लैंड की। अब दोनों प्रोसीजर में सिमिलर क्योर रेट होता है और रेट ऑफ परसिस्टेंट एंड रिकरेंट डिजीज़ भी एक जैसी है, लेकिन हाँ वेवर अगर प्रॉब्लम दोबारा हो जाता है ऑटो ट्रांसप्लांट के बाद तो ये मुश्किल होता है कि हम ट्रांसप्लांटेड टिश्यू को ढूंढें, वो फिर हमारे लिए मुश्किल होता है। ठीक है, यहाँ पर ये इसने फिगर दिखाया है, इसमें पैराथायरॉयडेक्टमी की गई है विद एक्सपोजर ऑफ द लेफ़्ट सुपीरियर एंड इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये वाइट एरोज में देखिए, ये जो है सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड है, इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड है। यहाँ पर ये देखिए ब्राउन कलर किस तरह से होते हैं। यहाँ पर जो है वो लेफ़्ट सुपीरियर ग्लैंड मोबिलाइज किया गया है ऑन इट्स वास्कुलर पेडिकल। ठीक है, देखिए खाकी कलर इस तरह के होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। उसका जो है ये वास्कुलर पेडिकल है और फैट है जिसके अंदर ये होता है। ठीक है, अब आ जाए अगले पे, थाइमेक्टमी एंड रिसेक्शन ऑफ द मेडियस्टिनल एडिनोमास को हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर इसने ये जो इस तरह के प्रोसीजर्स है ना, ये हम परफॉर्म करते हैं ताकि पैराथायरॉयड इश्यूज़ को एड्रेस करें इन द थाइमस या मेडियस्टिनम। ठीक है, थाइमस में या मेडियस्टिनम में। तो थाइमेक्टमी जो है थाइमस और जो हमारे इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड है, बार बार मैं आपको समझाती आ रही हूँ कि वो सेम एम्ब्रियोनिक पाउच से डेवलप होते हैं। तो पॉसिबिलिटी होती है कि सुपर न्यूमररी यानी एक्स्ट्रा पैराथायरॉयड टिश्यू थाइमस के अंदर हो। तो सर्वाइकल थाइमेक्टमी जो है वो रूटीनली परफॉर्म की जाती है उन पेशेंट्स में जिनको MEN 1 एसोसिएटेड प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है, फेमिलियल। तो उनकी थाइमस निकाल दिया जाता है, थाइमेक्टमी की जाती है क्योंकि उसमें पैराथायरॉयड हो सकता है। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है कि हमने सर्वाइकल पार्ट जो है थाइमस का याद रखें वो निकालना है और मेडियस्टिनल पोर्शन फिर हम रिमूव करते हैं बाय जेंटल ट्रैक्शन। अगर बड़ा लार्जर मीडियन स्टर्नोटोमी करें, ब्रेस्ट बोन में इंसिजन दें, तो वो वैसे टिपिकली रिक्वायर्ड नहीं होती फॉर द प्रोफाइलेक्टिक थाइमेक्टमी। ठीक है, अब मेडियस्टिनल एडिनोमास का भी इसने बताया है कि वैसे ये रेयर है, लेस देन 1% जो पैराथायरॉयड है वो मेडियस्टिनम में हो सकता है। अगर होगा तो यूजुअली पोस्ट प्री ऑपरेटिव इमेजिंग पे पता लग जाएगा, उसको हम ओपन स्टर्नोटोमी के ज़रिए कॉमनली रिमूव करते हैं। थोरेकोस्कोपिक अप्रोच, मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर, छोटी इंसीजन लगा के कैमरा डाल के थोरेकोस्कोपिक अप्रोच। थोरेकोस्कोपिक अप्रोच पार्टिकुलरली इफेक्टिव है जब एडिनोमा बिल्कुल मेडियस्टिनल प्लूरा के नीचे हो और इसमें यह भी फ़ायदा है कि हॉस्पिटल स्टे शॉर्टर होता है, कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं। ठीक है, दैट्स इट। तो ये सारी हमने सर्जिकल अप्रोचेस देखी। अब जो है थोड़ा सा टॉपिक रह गया है परमानेंट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। परमानेंट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो है एक रेयर लेकिन सीरियस कॉम्प्लिकेशन है अब ये सर्जरी की, जो अभी हमने पैराथायरॉयड सर्जरी की उसकी रेयर लेकिन सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह ऑनगोइंग नीड होती है विटामिन डी की सप्लीमेंट्स और कैल्शियम की सप्लीमेंट्स एटलीस्ट 1 ईयर आफ्टर द ऑपरेशन। ठीक है, वाइल अनकॉमन आफ्टर सर्जरी फॉर द प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म इट इज़ मोर फ्रीक्वेंट इन द केसेस ऑफ सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके सिम्टम और साइन क्या होते हैं? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म वाले सिम्टम यानी लो सीरम कैल्शियम लेवल वाले हाइपोकैल्सीमिया के साइन सिम्टम होंगे। जैसे सेंसरी में क्या होगा? टिंगलिंग या नमनेस होगी माउथ के अराउंड, सर्कमओरल पैरेस्थीसियाज, फिंगर्स में डिजिट्स में डिजिटल नमनेस। मोटर में क्या होता है? इसमें कार्पोपीडल स्पाज्म होता है। ठीक है, हैंड्स एंड फीट में। और पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग लेरिंजियल स्पाज्म भी हो सकता है, ब्रीदिंग इफेक्ट हो सकती है। इस परमानेंट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में कार्डिक पे क्या इफेक्ट होगा? हार्ट रिदम एब्नॉर्मलिटीज़ होंगी लो कैल्शियम की वजह से, कार्डिक एरिथमिया, ईसीजी में क्यूटी प्रोलोंगेशन और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के चेंजेस मिलेंगे। स्पेसिफिक साइंस जो इसमें 2 क्लासिक क्लिनिकल साइंस हम एलिसाइड करते हैं लेटेंट हाइपोकैल्सीमिया को चेक करने के लिए, वो होता है शॉर्ट्स्कीज और ट्रोजियस साइन। शॉर्ट्स्कीज में हमने ना फेशियल मसल हमें ट्विच मिलेगा
on the side of face when the facial nerve is lightly tapped just below the cheekbone. पेशेंट का चीक है, चीक बोन पे हम थोड़ा सा लाइटली टैप करेंगे तो उसकी फेशियल नर्व को हमने लाइटली टैप किया तो वो साइड, फेशियल नर्व को टैप करने पे जो वो साइड है पेशेंट के चीक की, वहाँ पे फेशियल मसल ट्विच करेगा तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव श्वार्ट्ज़की साइन। ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है, ठीक है। इसी तरह ट्राउज़र साइन में क्या होता है, हैंड और रिस्ट का कार्पोपीडल स्पाज्म होता है जब ब्लड फ्लो आर्म का ओक्लूड होगा। जैसे हम ब्लड प्रेशर का कफ इन्फ्लेट करेंगे तो हाथ और उसकी जो आर्म है वो यूँ घूम जाएगी, कार्पोपीडल स्पाज्म कहते हैं इसको। तो ये ट्राउज़र साइन इसको कह रहे हैं, कफ बांधने पे जो हम कर रहे हैं चेक। तो ये दो साइंस हम लेटेंट हाइपोकैल्सीमिया को चेक करने के लिए, इसमें परमानेंट हाइपोपैराथायरॉइडिज्म को चेक करने के लिए करते हैं। इसकी डायग्नोसिस और मैनेजमेंट किस तरह की जाती है, हम ना टोटल और आयोनाइज्ड कैल्शियम लेवल्स करवाएंगे, साथ में सीरम मैग्नीशियम लेवल्स भी करवाने हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट यही है, अगर माइल्ड हाइपोकैल्सीमिया है तो ओरल खाने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स देंगे। लेकिन अगर अक्यूट सिम्टमेटिक हाइपोकैल्सीमिया है तो वो एक मेडिकल एमरजेंसी है, उसमें हमने जल्दी आईवी में कैल्शियम देना होता है, स्लो इन्फ्यूजन 10 ml 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट, ओरल और कैल्शियम और विटामिन डी भी देंगे। और मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स भी ज़रूरी होंगी, नेसेसरी हो सकती है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम ट्रांसपोर्ट साथ में सिनर्जिस्टिकली काम करता है, ठीक हो गया। अब मेडिकल मैनेजमेंट पे आए। मेडिकल मैनेजमेंट जो होती है ना प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म की, कि हम सर्जरी ना करें, दवाइयों से पेशेंट को ठीक करें, तो ये उनमें की जाती है जो कि सर्जरी जिनकी नहीं होनी या सर्जरी से ट्रीटमेंट फेल हो गया है। मेन गोल ये होता है कि पेशेंट के बोन्स को प्रोटेक्ट करें, बायोकेमिकल पैरामीटर स्टेबलाइज करें, लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस इज़ लिमिटेड कंपेयर टू सर्जरी, ठीक है, इसमें फिर भी लिमिटेड है। तो सबसे पहले इसमें होता है बिस्फोस्फोनेट एंड डिनोसुमाब। अब ये क्या है, ये मेडिकेशंस बोन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, एक्सेस पैराथायरॉइड हार्मोन के इफेक्ट से बचाती हैं। बिस्फोस्फोनेट्स क्या करती हैं, पायरोफॉस्फेट्स को मिमिक करेंगी और एक्यूमुलेट होती हैं इन द एरियाज़ ऑफ हाई बोन टर्नओवर, जहाँ पे टर्नओवर ज़्यादा है वहाँ पे एक्यूमुलेट होती हैं। एक्चुअली ये ना इनहिबिट करती हैं एक्टिविटी को और इंड्यूस करवाती हैं एपोप्टोसिस ऑस्टियोक्लास्ट की, जो सेल्स हमारी बोन को ब्रेक डाउन करते हैं उनको इनहिबिट कर रही है, उनकी एपोप्टोसिस करवा रही हैं ये ड्रग्स। तो उससे बोन की मिनरलाइजेशन ज़्यादा होगी, बोन मिनरल डेंसिटी स्टेबलाइज होगी। लेकिन इसमें जो अंडरलाइंग वजह है पैराथायरॉइड हार्मोन या कैल्शियम लेवल्स, वो चेंज नहीं होते, सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होते। दूसरी ये जो डिनोसुमाब है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, रैंक लाइगेंड इनहिबिटर की तरह एक्ट करती है। रैंक लाइगेंड एक प्रोटीन होता है जो हमारे ओस्टियोक्लास्ट के फॉर्मेशन और फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है, उसका ये इनहिबिटर है। उसको ये डिनोसुमाब जो है ब्लॉक करेगी और ये बोन का ब्रेकडाउन रिड्यूस करेगी, ठीक है। डेनोसिना ट्रायल से सजेस्ट हुआ है कि एक वैलिड ऑप्शन है उन पेशेंट्स के लिए जिन्होंने सर्जरी नहीं करवानी, नहीं होनी, तो उनको हम ये डिनोसुमाब दे सकते हैं एंटीबॉडी। एक और ऑप्शन है हमारे पास हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये प्राइमरीली जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है और जो अपनी बोन हेल्थ इंप्रूव करना चाह रही है उनके लिए है। HRT जो है वो इम्प्रूव करती है बोन मिनरल डेंसिटी को, फ्रैक्चर के रिस्क को भी कम करती है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में, बोन टर्नओवर को कम करके। लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट जो है बोन मिनरल डेंसिटी पे बनस्बत सर्जरी के एक जैसा ही है, लेकिन इससे अंडरलाइंग बायोकेमिकल इम्बैलेंस जो है यानी हाई कैल्शियम और पैराथायरॉइड वो सही नहीं होता। और जो सर्म्स हैं सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ये बोन बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं HRT का विदाउट द पोटेंशियल रिस्क टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड ब्रेस्ट। हाउएवर देयर इफेक्ट ऑन द बोन मिनरल डेंसिटी इज लेस सिग्निफिकेंट देन द HRT। HRT में फिर कार्डियोवास्कुलर और ब्रेस्ट साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना, तो वो इसमें नहीं होते सर्म्स में, लेकिन फिर भी इसका बेनिफिट थोड़ा सा कम है HRT की नस्बत। उसके बाद आते हैं कैल्सीमिमेटिक्स। कैल्सीमिमेटिक न्यू क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो डायरेक्टली पैराथायरॉइड ग्लैंड को टारगेट करती है, ठीक है। इसमें मैकेनिज्म यह है कि सीना कैल्सिट एक टाइप ऑफ कैल्सीमिमेटिक है जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, ठीक है, सेंसिटिविटी को। ये ड्रग है सीना कैल्सिट,
ये पैराथायरॉयड जो सेल्स हैं ना, उन पे जो है उस कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर रही है। तो ये ट्रिक कर रही है एक तरह से ग्लैंड को कि वो सोचे कि कैल्शियम लेवल बढ़े हुए हैं बनस्पत वो दे एक्चुअली आर, तो उससे पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन ही कम हो जाएगी। ठीक है, उसके साथ ही ऐसा ट्रिक कर रही है। तो सीना कैल्सेट जो है सीवियर हाइपर कैल्सीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ की गई है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में, जिनकी सर्जरी नहीं होनी। सीरम कैल्शियम को नॉर्मलाइज करेगी, पैराथायरॉयड हार्मोन को रिड्यूस करेगी, आल्दो नॉर्मल रेंज में नहीं लाएगी, लेकिन हाउएवर ये यूरिनरी कैल्शियम लेवल को इम्प्रूव नहीं करती या बोन मिनरल डेंसिटी को भी इम्प्रूव नहीं करती इवन विद अ लॉन्ग टर्म यूज़। लिमिटेशन ये है, इसका मेजर ड्रॉबैक है, पेशेंट्स जो है इसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, क्योंकि इसके जीआई साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका लिमिटेड यूज़ है। ठीक हो गया, दैट्स इट। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है ये टॉपिक। अब जो है कुछ प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म से रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अब स्पेशल केसेस में जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि लिथियम की वजह से भी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है, तो उसका आपने याद रखना है कि 10 से 15% जो है वो पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म लिथियम की वजह से लिथियम इंड्यूस्ड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है। ठीक है, और इसमें माइल्ड एलिवेशन होती है उनके कैल्शियम की और इनएबिलिटी टू सप्रेस द पैराथायरॉयड हार्मोन। इसमें अंडरलाइन कॉज ये है कि या तो जनरलाइज्ड ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो जाता है, या फिर इसमें सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ केसेस में जिस तरह 33 to 49% लोगों को एडिनोमा हो जाता है ग्लैंड का, या हाइपरप्लेजिया होगा या ज़्यादातर एडिनोमा। मैकेनिज्म यही है कि लिथियम पैराथायरॉयड काइनेज सी सिग्नल ट्रांसडक्शन सिस्टम के साथ इंटरफेयर करता है और WNT पाथवे के साथ, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड के नॉर्मल फंक्शन को डिसरप्ट कर देता है ये लिथियम, जो बायोपोलर में यूज़ होती है। तो अब इसमें ट्रीटमेंट क्या है इसका, लिथियम इंड्यूस्ड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में लिथियम को बंद करें तो मसला सही हो जाएगा। सर्जरी तब इंडिकेट करेंगे अगर पेशेंट अभी भी लिथियम लेना चाह रहा है, या अगर पैराथायरॉयड एब्नॉर्मलिटी लिथियम बंद करने के बाद भी परसिस्ट करिए तो फिर हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी में वही मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, मिनिमली इन्वेजिव इसमें रेकमेंड नहीं की जाती, क्योंकि इसमें ज़्यादा लाइकलीहुड है कि लिथियम में मल्टी ग्लैंड डिजीज़ हो, तो हम बायलेटरल नेक एक्सप्लोरेशन वाली सर्जरी करते हैं। और जो है सर्जन शुड ओनली रिमूव द ग्लैंड दैट आर विजिबली इनलार्ज, जो बड़े होंगे ग्लैंड इनलार्ज होंगे उनको रिमूव करेंगे रादर देन द 3.5 ग्लैंड एक्सीजन। उसके बाद आता है फैमिलियल सिंड्रोम्स, थोड़े से देख लेते हैं। तो फैमिलियल हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो है लार्जर सिंड्रोम में भी हो सकता है या आइसोलेशन में। तो फैमिलियल आइसोलेटेड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म सबसे पहले है। फैमिलियल आइसोलेटेड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा, लेकिन और कोई एंडोक्राइन रिलेटेड ट्यूमर या कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें जेनेटिक बेसिस तो सही से नहीं पता, लेकिन MEN1 HRPT2 एंड कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर जीन, इनका इशू होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है उनको सेम जेनेटिक म्यूटेशन भी हो सकती है फाउंड इन द MEN1, बट दे सिंपली डू नॉट ओवर एक्सप्रेस द अदर एसोसिएटेड ट्यूमर। इसमें मैनेजमेंट यही है कि हम बायलेटरल नेक एक्सप्लोरेशन करेंगे, जिस तरह बिल्कुल हम फुल मैन सिंड्रोम्स वाले पेशेंट्स में करते हैं। ठीक है, दूसरी है MEN टाइप 1 मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 1 हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम है, पैराथायरॉयड का ट्यूमर होता है इनको, एंडोक्राइन, पैनक्रियास, डुओडेनम और पिट्यूटरी ग्लैंड, तीनों पीस इनके ट्यूमर होते हैं। ठीक है, पैनक्रिया, डुओडेनम, पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड, और इनको साथ में एड्रीनल ट्यूमर और कार्सिनोइड्स एंड लाइपोमास भी हो सकते हैं। तो ये जो सिंड्रोम है इसमें MEN1 जीन में म्यूटेशन होती है, जो इनकोड करता है ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन मैनिन को। 1000 डिफरेंट प्रोटीन्स जो है आइडेंटिफाई हुए हैं, और ये पेशेंट टिपिकली प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म डेवलप करते हैं एट द यंग एज, 20 से 30 साल की उम्र में, विथ ओवर 95% को कंडीशन होती है बाय द एज ऑफ 40। इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट में गोल यही है कि नॉर्मल कैल्शियम लेवल हो जाए एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो क्योंकि प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इसमें MEN1 में ऑलवेज मल्टी ग्लैंड डिजीज़ है, तो हमने कौन सी सर्जरी करनी है, बायलेटरल सर्वाइकल एक्सप्लोरेशन, और हम सब टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी करेंगे, 3.5 ग्लैंड रिमूव करेंगे, अलॉन्ग विथ सर्वाइकल थाइमेक्टमी भी करेंगे, याद रखिएगा थाइमेक्टमी। टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी 4 आर्म ऑटो ट्रांसप्लांटेशन के साथ भी की जा सकती है, वो भी इसमें अल्टरनेटिव है। इसका आउटकम यही है कि बेशक हमने इतनी एक एक्सटेंसिव सर्जरी की है, लेकिन परसिस्टेंट और रिकरेंट डिजीज़ का रिस्क इसमें ज़्यादा है, 62%। परमानेंट हाइपोकैल्सीमिया भी इसमें हो सकता है, 47%।
फिर मेन टाइप 4 एसोसिएटेड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ये रेयर ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम है, सेम ट्यूमर्स है जिस तरह मैन 1 में थे। इसमें CDKN1B जीन में म्यूटेशन होती है जो सेल साइकिल इनहिबिटर को इनकोड कर रहा है। मैनेजमेंट वही है मैन 4 की, मैन 1 की तरह। अब मैन टाइप 2A हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम है, मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा इसमें होता है 2A में, और इसमें फियोक्रोमोसाइटोमा होगा और प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, म्यूटेशन कहाँ पे, RET प्रोटोऑन्कोजीन 20% पेशेंट में कोडोन 634 पे म्यूटेशन होती है। इसमें क्लिनिकल फीचर्स, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, सिर्फ माइल्ड कैल्शियम की एलिवेशन होगी। पैराथायरॉयड एसिमेट्रिकली इसमें इनलार्ज होते हैं। मैनेजमेंट यही है कि सबसे पहले इसमें क्रिटिकल है कि हम फियोक्रोमोसाइटोमा को रूल आउट करें सर्जरी से पहले, और उसका रिमूवल बहुत ज़रूरी है ताकि पोटेंशियली फैटल हाइपरटेंसिव क्राइसिस ना हो जाए सर्जरी के बाद। ठीक है, तो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो है एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है सर्जरी के दौरान फॉर द मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा। ठीक है, मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा की सर्जरी की जाती है, उसमें पता चलता है कि प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है। तो इसमें हमारा प्राइमरी गोल ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि हम हाइपोपैराथायरॉयडिज्म अवॉइड करें, क्योंकि एक्सटेंसिव नेक डाइसेक्शन की वजह से थायराइड कैंसर में क्योंकि हमने करनी होती है ना एक्सटेंसिव नेक डाइसेक्शन, उसकी वजह से हाइपो ना हो जाए। तो सर्जन क्या करते हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, सिर्फ जो ग्रॉसली इनलार्ज ग्लैंड होंगे उसको रिमूव करेंगे और प्रिजर्व करेंगे मच ऑफ द पैराथायरॉयड टिश्यू एज पॉसिबल, क्योंकि इसमें मेड्यूलरी थायराइड कैंसर भी है ना, तो हमने बहुत सारा थायराइड ग्लैंड निकालना है, तो पैराथायरॉयड निकल सकते हैं, तो हम ज़्यादातर पैराथायरॉयड को बचाएंगे। ग्लैंड्स आर मार्क्ड विथ स्टिच टू फैसिलिटेट एनी फ्यूचर रीऑपरेशन, आइदर फ्यूचर में उसको निकालना दिया जाए तो उन पर निशानी लगा दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक और मैंने आपको बताया था, ये भी एक फैमिलियल है सिंड्रोम, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जॉ ट्यूमर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, रेयर कॉज है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का ये भी। इसमें इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशंस होती हैं HRPT2 CDC73 जीन पे, जो क्रोमोसोम 1Q21 Q31 पे लोकेटेड होता है। अब ये जीन ना एक प्रोटीन को इनकोड करता है, पैराफिब्रोमिन प्रोटीन को ये जीन इनकोड करता है, पैराफिब्रोमिन को। तो इसमें क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, इसका अर्ली ऑनसेट ऑफ प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इसमें होता है, मीन एज यानी 32 ईयर्स में पेशेंट को उसमें हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म या सिंगल ग्लैंड में होगा या मल्टीपल ग्लैंड में, और अफेक्टेड ग्लैंड इसमें सिस्टिक होते हैं। सीवियर हाइपर कैल्सीमिया होता है इसमें, याद रखें, और अप्रोक्सीमेटली 40% लोगों को इसमें ऑसिफाइंग जॉ फाइब्रोमा होगा, जॉ में फाइब्रोमाज होंगे, मैग्जिला में या मैंडिबल में। रीनल प्रॉब्लम भी होगा, हमार्टोमा, पॉलीसिस्टिक किडनी हो सकती है, एडल्ट विल्म्स ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, तो रीनल प्रॉब्लम्स, और फीमेल्स में ये ज़्यादा हायर रिस्क होता है कि इनमें यूट्राइन मैलिग्नेंसीज भी उसमें हो सकती हैं। ठीक है, और इसमें रिस्क को ज़्यादा होता है ऑफ डेवलपिंग पैराथायरॉयड कैंसर भी इसमें हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो है ना सर्जिकल मैनेजमेंट प्राइमरी अप्रोच होती है कि हम सारे इनलार्ज पैराथायरॉयड ग्लैंड को रिमूव करते हैं। जब पैराथायरॉयड कार्सिनोमा आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो ये क्रिटिकल है कि स्पिलेज को अवॉइड करें ड्यूरिंग द सर्जरी, ट्यूमर स्पिलेज ना हो। नीड फॉर एन ब्लॉक रिसेक्शन, यानी हम सस्पिशियस पैराथायरॉयड ग्लैंड को रिमूव करेंगे और एडजेसेंट थायरॉयड लोब को भी। तो ये अभी तक एक टॉपिक ऑफ डिबेट है। ठीक है, तो ये हो गया हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जॉ ट्यूमर सिंड्रोम। फिर है ऑटोसोमल डोमिनेंट माइल्ड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ये वाला जो सिंड्रोम है ना, इसमें म्यूटेशन होती है कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर जीन के अंदर। ठीक है, इसका ऑनसेट 40 साल से ज़्यादा उम्र के जो है उनमें होता है। सारे पेशेंट्स में इसमें प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा, मल्टी ग्लैंड डिजीज़ होती है इसमें हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर कैल्सी यूरिया भी होगा। तो दिस डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द फेमिलियल हाइपोकैल्सीयूरिक हाइपर कैल्सीमिया, जिसमें म्यूटेशन इसी में ही होती है कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर जीन में, लेकिन उसमें यूरिन में कैल्शियम लो होता है, हाइपोकैल्सी यूरिक है। लेकिन यहाँ पर ऑटोसोमल डोमिनेंट माइल्ड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में यूरिन में भी ज़्यादा है, हाइपर कैल्सीमिया भी है, हाइपर कैल्सी यूरिया भी है। ठीक हो गया। फिर है फेमिलियल हाइपोकैल्सीयूरिक हाइपर कैल्सीमिया, जो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट तो देख लें। तो इसमें जो है रिमूवल करना होता है सारे इनलार्ज पैराथायरॉयड ग्लैंड का। पैराथायरॉयड कैंसर अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो वही बात, इसमें जो है सर्जिकल इंटरवेंशन में हम वो वाली ऑपरेशन करेंगे, बायलैटरल नेक एक्सप्लोरेशन।
क्योंकि इसमें मल्टी ग्लैंड डिजीज़ हो सकती है। तो हम इंस्पेक्ट करेंगे और एड्रेस करेंगे चारों पैराथायरॉयड ग्लैंड को। उसके बाद जो है अगला टॉपिक फेमिलियल हाइपोकैल्सीमिया हाइपरकैल्सीमिया। ये बिनाइन जेनेटिक कंडीशन है, हाई ब्लड कैल्शियम होता है इसमें, दैट इज़ बट इज़ नॉट ट्रीटेड विद सर्जरी। इसमें सर्जरी नहीं करनी होती, इसको डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है बिफोर द ऑपरेशन। सर्जरी इसमें नीडेड नहीं है, ठीक है, एंड इट विल नॉट क्योर इट। तो इसमें जेनेटिक कॉज है हेट्रोजाइगस म्यूटेशन होती है कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर जीन के अंदर, जो क्रोमोसोम नंबर 3 पे होता है। कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर जीन जो है ना, वो कैल्शियम लेवल को बॉडी में रेगुलेट करता है। अगर इसमें म्यूटेशन होगी तो बॉडी के सेल्स लेस सेंसिटिव होंगे कैल्शियम को, तो वो सोचेंगे कि इतना कैल्शियम नहीं है और उसको सही से एक्सक्रीट ही नहीं करेंगे, तो ब्लड में बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। सेंसर्स में मसला है, वो सेंस ही नहीं कर रहे, उसको एक्सक्रीट नहीं कर रहे, उसको बढ़ा के रखा हुआ है उन्होंने। तो यंग पीपल होते हैं ये, ज़्यादातर 10 साल की उम्र से भी पहले हो जाता है, होता वैसे एसिम्प्टोमेटिक है। लैब में हमें अब क्या मिलता है, यही इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया में हाइपरकैल्सीमिया तो होगा माइल्ड, पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल नॉर्मल होंगे या स्लाइटली एलिवेटेड होंगे, मैग्नीशियम के लेवल इसमें हमें इंक्रीज मिलते हैं, और लेकिन यूरिन में कैल्शियम लो होगा, ठीक है। तो डायग्नोसिस इसकी कैसे बनानी होती है, लो यूरिनरी कैल्शियम क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेशो लेस देन 0.02 हमें मिलता है इसमें, लो यूरिनरी कैल्शियम क्रिएटिनिन रेशो, ठीक है। ये रेशो डिफरेंशिएट करता है इस फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया को प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म से, क्योंकि प्राइमरी में हम सर्जरी करते हैं, इसमें हमने नहीं करनी होती। तो यही टेस्ट है, यही रेशो है जिससे हम डिस्टिंग्विश करेंगे और फिर हम कहेंगे नहीं आपकी सर्जरी नहीं हो सकती, ठीक है। फिर आता है लास्ट में क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है ताकि उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जिनमें इनहेरिटेड फॉर्म्स हैं प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की। तो इस क्राइटेरिया को डिज़ाइन किया गया है टू पिन पॉइंट करें उन इंडिविजुअल्स को जिनको हेरिडिटरी कंडीशन हो सकती है। तो सबसे पहले इनिशियल स्क्रीनिंग है। पहला स्टेप है कि हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेशो को चेक करें। अगर रेशो जो है 0.02 से कम है तो पेशेंट को फेमिलियल हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें रेशो कम आता है, यूरिन में कम है कैल्शियम। तो अगर हमें यानी 0.02 से कम मिल रहा है तो पेशेंट को फेमिलियल हाइपोकैल्सीमिक हाइपरकैल्सीमिया है। तो ये क्राइटेरिया है इसकी जेनेटिक टेस्टिंग का। लेकिन अगर रेशो 0.02 से ज़्यादा आ रहा है जेनेटिक टेस्टिंग और फेमिलियल हाइपर पैराथायरॉयडिज्म रेशो अगर ज़्यादा है, तो हम कैसे फेमिलियल हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की डायग्नोसिस बनाते हैं, फॉलोइंग क्राइटेरिया की मदद से। पहले अगर कम है तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि उसको ये कंडीशन है हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया। लेकिन अगर यूरिन का वो रेशो ज़्यादा है तो हम ये पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले एज ऑनसेट, कि पेशेंट को प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म 35 उम्र की एज से पहले हुआ था, तो इसका मतलब है उसको अर्ली ऑनसेट इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ डिजीज़ होगी, ठीक है, यंग एज में हुआ है। दूसरा, एज ऑफ ऑनसेट विद अदर फाइंडिंग, अगर पेशेंट को 45 एज से पहले हुआ है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और उसको 1 या मोर ये स्पेसिफिक फाइंडिंग्स हैं, जैसे या तो उसको प्रूवन मल्टी ग्लैंड इन्वॉल्वमेंट है, मोर देन 1 पैराथायरॉयड उसका अफेक्ट हुआ है, या फिर उसको हाइपरप्लेजिया हुआ है जो हमें हिस्टोलॉजी पे पता चला है, नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है, या फिर ओसिफाइंग फाइब्रोमा है मैग्जिला का, मैंडिबल का जा ट्यूमर है, तो ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जा ट्यूमर सिंड्रोम में हमने देखा हॉलमार्क होता है जा ट्यूमर, या फिर एटलीस्ट 1 फर्स्ट डिग्री रिलेटिव इसका जो है उसको अनएक्सप्लेन्ड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हुआ था। तो ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं फेमिलियल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये जो है क्राइटेरिया है जेनेटिक टेस्टिंग का। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है टॉपिक डिटेल में, विच वाज द हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। यहाँ पे समरी है इसकी। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो है ये प्रेजेंटेशन इसकी अब जो है नाउ टिपिकली एसिम्टोमेटिक रादर देन क्लासिकल बोन्स स्टोन एब्डोमिनल ग्रोन एंड साइकेट्रिक ओवरटोन, ठीक है। ये पहले होती थी इसकी ट्रेडिशनल सिम्टम, और अब जो है ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक होते हैं लोग। डायग्नोसिस इसकी बायोकेमिकल होती है, ठीक है, ब्लड टेस्ट पे प्रेजेंस हमें एलिवेटेड आयोनाइज्ड कैल्शियम की विच इनअप्रोप्रिएटली एलिवेटेड यानी नॉट सप्रेस्ड पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल कंफर्म द डायग्नोसिस, यानी कैल्शियम आयोनाइज्ड कैल्शियम भी ब्लड में बढ़ा हुआ है और पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल से भी बढ़े हुए हैं, तो इसका मतलब है इसको प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है। फिर इसने इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट हमने पढ़ी कि रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में सिस्टामी भी
और फोकस्ड नेक अल्ट्रासाउंड्स जो है ये फर्स्ट लाइन रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है। 85 केसेस जो हैं प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के सिंगल एडिनोमा की वजह से होते हैं। सर्जरी में हमने देखा कि मिनिमली इन्वेजिव पैराथायरॉयडेक्टमी सेफ और एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव है बनस्पत 4 ग्लैंड एक्सप्लोरेशन के इन द प्रेजेंस ऑफ लोकलाइज्ड डिजीज़। बाकी जो हमने लास्ट में फेमिलियल सिंड्रोम्स पढ़े एंड डिजीज़ दैट इज़ नॉट लोकलाइज्ड, तो उसमें हमने 4 ग्लैंड निकालने होते हैं, फॉर्मल 4 ग्लैंड एक्सप्लोरेशन एंड 3.5 ग्लैंड पैराथायरॉयडेक्टमी। ठीक है, दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है विच वॉज द प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अच्छा, जब क्विकली रिवाइज करते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को हमें फार्मासूट से। ठीक है, तो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो है ये स्पॉन्टेनियस एक्सेसिव पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन होती है। ठीक है, प्रोडक्शन हो रही होती है बाय द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। ठीक है, तो ओवर प्रोडक्शन हो रही है बाय 1 और मोर पैराथायरॉयड ग्लैंड, तो उसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है क्योंकि पैराथायरॉयड हमारे कैल्शियम को बोन से रिलीज़ करवाता है और किडनी से भी रीअब्जॉर्ब करवाता है, तो इसलिए इसमें हाइपर कैल्सीमिया होता है। इसमें याद रखें वुमेन जो है मोर अफेक्ट होती है देन मैन, तो इसकी प्रिवेलेंस एज के साथ और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। मैन टाइप 1 जो जिसको हम वर्नर सिंड्रोम कहते हैं और मैन टाइप 2A जिसको सिपल सिंड्रोम कहा जाता है, इनकी एसोसिएशन है विद दी प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, अच्छा अब कॉजेज़ क्या है, कॉजेज़ में क्यों प्राइमरी जो कॉज है इसका प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का वो सिंगल एडिनोमा 85% केसेस में मोस्ट कॉमन कॉज है ना, एक सिंगल सा बिनाइन ट्यूमर यानी एडिनोमा होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड का, जो टिपिकली स्मॉल भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। 20% पेशेंट को याद रखें मल्टीपल एडिनोमास भी हो सकते हैं, तो ये एक्चुअली चीफ सेल्स के बने होते हैं एडिनोमा और ये पैराथायरॉयड हार्मोन बना रहे होते हैं। दूसरी वजह पैराथायरॉयड का हाइपरप्लेजिया जो कि चारों ग्लैंड को अफेक्ट करेगा, ये 13% केसेस में ये वजह होती है, चारों पैराथायरॉयड ग्लैंड इनलार्ज हो जाते हैं अपने साइज से ट्वाइस, और ये हाइपरप्लेजिया कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स में मिलता है, जैसे मेन टाइप 1 2A में हाइपरप्लेजिया हो जाता है। एक और वजह है पैराथायरॉयड का कार्सिनोमा, 1 to 2% केसेस में ये वजह है कार्सिनोमा। ठीक है, और लास्टली मल्टीपल एडिनोमा वही। अच्छा, क्लिनिकल फीचर इसमें क्या होते हैं, साइन और सिम्टम जो है वो हाइपर कैल्सीमिया वाले होंगे, तो उनको हम एक निमोनिक से समराइज़ करते हैं, किडनी स्टोन, ब्रोकन बोन, एब्डोमिनल ग्रोन, साइकेट्रिक मोन एंड फटीग ओवरटोन। स्टोन जो है ना ये कैल्शियम बेस्ड, इसमें रीनल स्टोन्स होते हैं। ठीक है, बोन्स, ब्रोकन बोन्स एक्सेसिव पैराथायरॉयड की एक्टिविटी ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगा, तो बोन टिश्यू ब्रेकडाउन होगा, उसमें ना ओस्टियोपीनिया होगा, ओस्टियोपोरोसिस होगी और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होगा। सिवियर केसेस में ओस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका भी हो जाता है, जिसमें बहुत थिन ब्रिटल बोन्स होती हैं और उनमें फाइब्रस सिस्ट बन जाती हैं। ठीक है, तो एक्स लोकलाइज्ड इन द लार्ज जॉइंट। ग्रोन्स, एब्डोमिनल ग्रोन जो है ना ये एक्चुअली हाइपर कैल्सीमिया की वजह से जो जीआई पे इफेक्ट है, कॉन्स्टिपेशन रहेगी, इंडाइजेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, प्रीडिस्पोज होएगा टू द पेप्टिक अल्सर, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस भी हो सकती है। ठीक है, तो उसको ग्रोन्स से याद रखें। मोन्स, साइकेट्रिक मोन या फटीग ओवरटोन, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब अफेक्ट होता है तो उसमें लेथार्जी होना, फटीग होना, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, साइकोसिस, अटेक्सिया, डेलीरियम, सीवियर केसेस में कोमा, तो ये साइकेट्रिक मोन। तो ये सारे हाइपर कैल्सीमिया के फीचर्स। डायग्नोज हम कैसे करते हैं प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में, एक्चुअली हमें हाइपर कैल्सीमिया मिलता है विद द हाई पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल, ये क्लासिक इसका हॉलमार्क है। सीरम में कैल्शियम भी बढ़ा है, पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल भी बढ़े हुए हैं। ठीक है, नॉर्मल या एलिवेटेड पैराथायरॉयड हार्मोन। इसके अलावा फॉस्फेट भी बढ़ा हुआ होगा और यूरिन में भी कैल्शियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी, तो उससे हमें कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हाइपोक्लोरीमिया भी इसमें मिलता है हमें, क्लोराइड कम होगा, नॉर्मल विटामिन डी लेवल्स होंगे, इमेजिंग करवाएंगे। इसके अलावा इमेजिंग में हाई फ्रीक्वेंसी नेक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसमें 75% ऑफ द इनलार्ज ग्लैंड हमें नज़र आएगा। CT MRI भी करवाया जा सकता है। सिस्टामी भी स्कैन जो मैंने आपको बताया, रेडियो आइसोटोप स्कैनिंग होती है, एडिनोमा को लोकलाइज करते हैं, 75% एबनॉर्मल पैराथायरॉयड ग्लैंड उसमें पता लग जाते हैं, और इससे फोकस्ड अप्रोच होगी, मिनिमली इन्वेजिव पैराथायरॉयडेक्टमी हम कर सकते हैं। सिस्टामी भी स्कैन फ़ायदेमंद था। एक कंडीशन है फैमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया, ये हाइपोकैल्सियूरिक है, इसमें ना यूरिन में कैल्शियम लो होता है। ठीक है, तो ये बिनाइन जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसको हमने हमेशा इस प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म से डिस्टिंग्विश करना है। यहाँ पे यूरिन में भी हमें हाई मिल रहा था, लेकिन इसमें ये फ़र्क है यहाँ यूरिन में कैल्शियम लो होगा,
ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। मिससेंस म्यूटेशन आती है सेल मेम्ब्रेन कैल्शियम रिसेप्टर में। बायोकेमिस्ट्री में इसमें हमें एलिवेटेड सीरम कैल्शियम मिलता है और पैराथायरॉयड हार्मोन लाइक द प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। सीरम में कैल्शियम भी बढ़ा हुआ है, पैराथायरॉयड हार्मोन भी, लेकिन उससे डिफरेंस ये है कि इसमें लो यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन है। ट्रीटमेंट्स का कोई नहीं है। सीरम कैल्शियम नॉट दैट हाई इन दीज पेशेंट, इतना बड़ा नहीं होता, तो इनकी हम पैराथायरॉयडेक्टमी नहीं करते सिवाय नियोनेटल केसेस में। ठीक है। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट देखें, ओनली जो इसका क्योर है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होता है। सर्जरी की इंडिकेशन ये है कि सिम्टोमेटिक पेशेंट है 50 साल से कम उम्र का, तो उसके हम पैराथायरॉयडेक्टमी करेंगे, सारे ग्लैंड्स निकाल देंगे। लेकिन अगर एसिम्टोमेटिक पेशेंट है तो उसमें क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या है कि उनका जो है रिड्यूस्ड बोन डेंसिटी यानी टी स्कोर लेस देन -2.5 हो, उनको वो प्रीवियस एसिम्टोमेटिक ओस्टियोपोरोटिक वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर हुआ है, वर्टिब्रा का फ्रैक्चर हुआ है, या उनमें सीरम का कैल्शियम इतना हाई है मोर देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अबव द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल, या उनका एस्टिमेटेड GFR लेस देन 60 ml पर मिनट है, या उनको नेफ्रोलिथियासिस है, किडनी स्टोन है, या उनमें 24 आवर यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन मोर देन 400 मिलीग्राम पर डे है, या फिर वो 50 साल से कम उम्र के हैं। ठीक है। तो ये क्राइटेरिया अगर मीट होते हैं तो उनमें हमने फिर एसिम्टोमेटिक में भी हम फिर पैराथायरॉयडेक्टमी करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर इमेजिंग स्टडीज़ में हमें एडिनोमा की पोजीशन नहीं पता लगती तो बायलेटरल नेक एक्सप्लोरेशन फिर करनी पड़ती है, जो कि वो तो मिनिमली इन्वेजिव पैराथायरॉयडेक्टमी थी, ये बायलेटरल फिर हमने करनी पड़ती है। बड़ी इंसिजन लगा के चारों ग्लैंड को विजुलाइज करेंगे विद एक्सीजन ऑफ इनलार्ज वन, फिर जो बड़ा होगा हाइपरप्लेजिया होगा उसको सिर्फ निकालेंगे। ठीक है। अगर इमेजिंग स्टडीज़ में हमें एडिनोमा की पोजीशन लेकिन मिल जाती है तो फिर हम सिर्फ जो है फोकस्ड नेक एक्सप्लोरेशन करेंगे, लेटरल सर्वाइकल स्कार देके, थोड़ा सा छोटा स्कार देके लेटरल सर्वाइकल स्कार, उसी एडिनोमा को निकालेंगे जो हमने स्कैनिंग पे देखा है। एक्सप्लोरिंग द अदर पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसको कहते हैं मिनिमली इन्वेजिव पैराथायरॉयडेक्टमी। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना पैराथायरॉयडेक्टमी जो है उसका इसने बताया है कि सब टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी में हम 3.5 ग्लैंड रिमूव करते हैं। टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी में हमने 4 ग्लैंड रिमूव करने होते हैं, लेकिन थोड़ा सा पैराथायरॉयड छोड़ना होता है और ब्रेकियोरेडियलिस मसल इनटू द फोर आर्म में ऑटो इम्प्लांट करना होता है। ठीक है। इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कल्प्रिट ग्लैंड, 2 तरीके होते हैं टू कन्फर्म द टिश्यू रिमूव वॉज इंडीड पैराथायरॉयड। कैसे पता चले जो हमने निकाला है वो पैराथायरॉयड है, हम उसको भेज देते हैं इंट्रा ऑपरेटिव फ्रोजन सेक्शन, या तो हम इंट्रा ऑपरेटिव उसके सर्जरी के दौरान पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल चेक कर रहे होते हैं वीन में से। पैराथायरॉयड जैसे हमने निकाला तो लेस देन हाफ ऑफ द प्री ऑपरेटिव वैल्यू इन 10 मिनट्स, यानी पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल ना 50% या ज़्यादा ड्रॉप कर जाएंगे 10 मिनट में जैसे ही हमने ग्लैंड निकाला। तो ये कंफर्म कर देता है सोर्स ऑफ एक्सेस हार्मोन इज़ बिन सक्सेसफुली एक्साइज्ड, हमने सही ग्लैंड निकाला है। ठीक है। और ब्रेकियोरेडियलिस में जो हम यहाँ पे सर्जरी में एक बात याद रखें, जो ऑटो इम्प्लांट करते हैं 50 मिलीग्राम जितना ग्लैंड जो है वो इम्प्लांट कर देते हैं ताकि परमानेंट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म ना हो जाए। ठीक है। लास्ट में इसने थोड़ा सा हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस का बताया है कि ये एक सिवियर हाइपर कैल्सीमिया को कहते हैं, जिसमें मोर देन 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कैल्शियम हो जाता है, या हम कह सकते हैं मोर देन 3.5 मिलीमोल पर लीटर, और ये प्रेजेंट करता है एज एन एमरजेंसी हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस। होता क्या है, पेशेंट को इसमें ड्राउजी होगा, उसका कॉन्शियसनेस लॉस होगा, डिहाइड्रेट, वीकनेस, वॉमिटिंग, रीनल फेलियर। ECG पे जो चेंजेस आएंगे ना, PR इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा लेकिन QT इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा, और एरिथमियाज होंगे। मोर देन 4.5 मिलीमोल अगर होगा तो उसमें एरिथमिया होंगे। वैसे हाइपर कैल्शियम क्राइसिस मोर देन 3.5 मिलीमोल में ही हो जाता है, 4 से अगर एलिवेट होगा 4.5 तो एरिथमिया होंगे। ट्रीटमेंट इसीलिए इमरजेंसी है। ट्रीटमेंट में बेस्ट इनिशियल स्टेप होता है कि हमने एग्रेसिव हाइड्रेशन करनी है IV फ्लूइड्स से के। नॉर्मल सलाइन हम देंगे 200 to 500 ml पर आवर, इतना कि जो टारगेट यूरिन आउटपुट है वो मोर देन 100 ml पर आवर हो। अगला बेस्ट स्टेप है कि अब हम लूप डायूरेटिक्स देंगे, फ्यूरोसिमाइड, बिस्फोस्फोनेट्स भी देते हैं ताकि जो है बोन की रीअब्जॉर्प्शन जो है प्रिवेंट हो। ठीक है। इसके अलावा कैल्सिटोनिन दिया जाता है। ठीक है, कैल्सिटोनिन। इसमें ये सब ICU में एडमिट करके हम ये पैराथायरॉयड क्राइसिस भी कहते हैं या हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस, इस एमरजेंसी को ICU में मैनेज करते हैं। ठीक है। नोज़ा होता है, एब्डोमिनल पेन और हाइपोटेंशन, कन्फ्यूजन, 3.5 से ज़्यादा हो जाता है इसमें कैल्शियम, सीवियर हाइपर कैल्सीमिया में ये हो रहा है। तो ये इसमें ट्रीटमेंट है, बिस्फोस्फोनेट, कैल्सिटोनिन और लूप डायूरेटिक्स एंड हाइड्रेशन। दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ दी सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म।